हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं ईएनवीएस, और बहुत रैपिडली करने वाले हैं भाई। 2 घंटे में हम लोग को पूरा का पूरा ईएनवीएस खत्म करना है और हर एक कोना पढ़ना है। मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि अगर जो कोई भी लास्ट तक ये सेशन देख लिया, और जो कोई भी एक ऐसा इंसान है कि आज तक ईएनवीएस नहीं पढ़ा है, उनका भी कम से कम 5 मार्क्स तक तो आ ही जाएगा, यानी 25 या 20 तो कम से कम मैं उठा के दे ही दूंगा। 25 एटलीस्ट आपका 25 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको आज के दिन एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जो लोग एकदम नहीं पढ़े हैं और जो लोग ऑलरेडी वन शॉट करके आए हैं, उन लोगों का क्या एकदम टेंशन है? उन लोगों का कोई टेंशन नहीं है भाई। आप लोग 30 प्लस लाओगे, आप लोग 35 प्लस लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आप लोगों को एकदम टेंशन लेना है। ठीक है? चलो, क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। आज हम लोगों को क्या करना है? ईएनवीएस करना है। ईएनवीएस का हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से करना है। आज 11:30 बजे एमसीक्यू सेशन भी होगा। एमसीक्यू सेशन में भी आ जाना आप लोग। ठीक है? क्या आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो? क्या आप लोग यूनिट नंबर 1 के लिए रेडी हो? आज अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन। फटाफट से इसको खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का कंसेप्ट। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है? सुनिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे आप एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में समझते हो। एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है उस चीज के बारे में समझते हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि किसी भी तरीके से हम लोग अपने एनवायरमेंट को इंप्रूव करेंगे। ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन है। यानी भैया सुनो, एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम है। कौन कौन से प्रॉब्लम है? जैसे एयर पॉल्यूशन। एनवायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम है। कौन कौन से प्रॉब्लम है बताओ भैया? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, अरे क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब प्रॉब्लम है ना एनवायरमेंट में। उस प्रॉब्लम को आप समझो। सबसे पहले एजुकेशन किसको बोलते हैं? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे। क्या इश्यूज है एनवायरमेंट में? क्या प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम को आप समझो। सबसे पहले आपको इश्यूज को जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एनवायरमेंट को समझो, उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज को समझो, उसके बाद उस इश्यूज को सॉल्व करो। इस पूरा का पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरा का पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। इस पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंपल वर्ड में तुम 2 मार्क्स का आंसर अपने वर्ड में लिख सकते हो। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। सिंपल सा बात है। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि सबसे पहले तो आप एनवायरमेंट का इश्यूज के बारे में जानिए। सबसे पहले एनवायरमेंट के बारे में जानिए, उसके इश्यूज के बारे में जानिए, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है एनवायरमेंट में। फिर भाई उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हमेशा एक प्रण लीजिए कि हम लोग एनवायरमेंट को इंप्रूव करेंगे। ठीक है? अब देखिए, इट एम्स टू डेवलप अच्छा, हमेशा एक ऐसा पॉपुलेशन डेवलप करना है जो नॉलेजेबल हो। अरे अपने पॉपुलेशन को भी अवेयर करवाना है कि एनवायरमेंट के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, एनवायरमेंट के क्या क्या इश्यूज हैं, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस इसी को आपके वर्ड में लिख देना है। ठीक है? एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। इट एम्स टू डेवलप ए पॉपुलेशन that it is knowledgeable about the environment and its associated challenges। सीधा सा बात है कि पॉपुलेशन को भी, अरे देश को भी ये अवेयर करवाना है कितने सारे चैलेंजेस है एनवायरमेंट के, कितने सारे इश्यूज है एनवायरमेंट में, और उसका एक क्रिएटिव सोल्यूशन खोजना है। मिल के खोजना है, क्रिएटिव सोल्यूशन मिल के खोजना है। अरे सुनो, एनवायरमेंटल एजुकेशन याद करने का एक तरीका है। सुनो, एनवायरमेंटल एजुकेशन याद करने का तरीका है सर बाबू एजुकेशन। जैसे आप अपने बाबू को, सबसे पहले आप अपने बाबू के प्रॉब्लम्स को जानते हो। बाबू तुमको क्या प्रॉब्लम हुआ है? बाबू तुमको क्या इशू हुआ है? बोलो ना बाबू, रो क्यों रहे हो? बाबू तुम बोलो ना, रो क्यों रहे हो? रो मत, तुम अपना प्रॉब्लम बताओ। आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते जद्दोजहद लगा देते हो भाई कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं बाबू का प्रॉब्लम सॉल्व करके रहूंगा।
सबसे पहले बाबू को समझते हो, उसके इश्यूज को समझते हो, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से एनवायरनमेंट को आप समझो, एनवायरमेंटल इश्यूज को समझो और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल एजुकेशन। अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है, बना के लिख देना आराम से। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इंप्रूव द एनवायरमेंट। आप क्या करोगे? अब बाबू के साथ रिलेशनशिप और अच्छा बनाने का कोशिश करोगे। सिंपल सा बात है ना? तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को भैया बाबू एजुकेशन के मतलब से समझिए, ठीक है? चलिए आइए, चलिए आप क्या बोल सकते हो? अच्छा, एनवायरमेंटल एजुकेशन ना भैया इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी। याद रखिएगा, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज का पढ़ाई है सर, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज का पढ़ाई है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी ड्राइंग आउट नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज का पढ़ाई है। एक इन्वायरमेंटल, एक ईएनवीएस में बहुत सारा चीज का पढ़ाई मिला जुला है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ नेचर, ठीक है? इसमें भैया केमिस्ट्री का पढ़ाई है, इसमें बायोलॉजी का पढ़ाई है, इसमें ज्योग्राफी का पढ़ाई है, इसमें सोशल स्टडीज का पढ़ाई है, इसमें एथिक्स का पढ़ाई है। सारा का सारा पढ़ाई मिलके एनवायरमेंटल एजुकेशन बनता है, ठीक है? एनवायरमेंटल स्टडीज ना सारा चीज मिलके बना है। अरे सबसे पहले तो इसमें केमिस्ट्री का पढ़ाई है, इसमें बायोलॉजी का पढ़ाई है, ज्योग्राफी का पढ़ाई है, सोशल स्टडीज का पढ़ाई है, एथिक्स का पढ़ाई है, सब मिलके एनवायरमेंटल एजुकेशन बनता है। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को क्या बोला जाता है बेटा? इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फटाफट से, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या महत्व है? क्यों इतना जरूरी है एनवायरमेंटल एजुकेशन? क्यों इतना जरूरी है? सबसे पहले इंक्रीज एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई सुनो, एनवायरमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है। एनवायरमेंटल एजुकेशन के हेल्प से आप लोगों को ये अवेयर करवा सकते हो कि एनवायरनमेंट में क्या क्या इश्यूज है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है? लोगों को अवेयर करने के लिए। इसके बाद भैया क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग, लोग एकदम एनालिटिकल वे में सोचेंगे, लोग क्रिटिकली सोचेंगे कि किस तरीके से ये इश्यूज को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे पास होना चाहिए। लोग क्रिटिकली सोचने लगेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के। अरे लोग बावले हो जाएंगे, लोग एनवायरमेंट के, अरे लोग जैसे आजकल तुम बाबू के प्यार में बावले हो, वैसे ही एनवायरमेंट के प्यार में बावले हो जाओगे कि किस तरीके से एनवायरमेंट के इश्यूज को सॉल्व करे। समझे? जैसे आजकल आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए बावले हो, अपने बाबू के लिए बावले हो, वैसे ही तब आप एनवायरनमेंट के लिए बावले हो जाओगे। और जब इंसान बावला हो जाता है तब इंसान कुछ भी सोचने लगता है, एकदम क्रिटिकली सोचने लगता है, एकदम गंभीर सोचने लगता है। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हमेशा आप एनालिटिकल स्किल्स के साथ सोचोगे कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बात खत्म। इसके बाद फोस्टर्ड, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अरे कल्टीवेट से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट। अरे एनवायरमेंटल एजुकेशन करने के बाद आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। भाई एनवायरनमेंट मेरा है, मेरे को इसको प्रोटेक्ट करना है, मेरे को इसको रक्षा करना है, ठीक है? मेरे को इसको रक्षा करना है। इसके बाद इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब आप क्या करोगे? आप रिसोर्सेस को बचाने लगोगे, आप रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करोगे, आप रिसोर्सेस को अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाने लगोगे कि मेरे बच्चे क्या मतलब यूज करेंगे। सिंपल सा बात है, एक एजुकेटेड इंसान हमेशा रिसोर्सेस को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या है? इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है। ये क्या है? सिग्निफिकेंस पांच तो पूछेगा भाई, पांच तो पूछेगा। एक एक करके बताओ, एक एक करके पॉइंट्स बताओ। इंक्रीजेस एनवायरमेंट अवेयरनेस, सबसे पहले एनवायरमेंट का पूरा अवेयरनेस करना है। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। आप उसके चक्कर में बावले हो जाओगे, उसके चक्कर में आप एनालिटिकल इश्यूज के बारे में समझने लगोगे, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करे वो, ठीक है? इसके बाद आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सुनो, इसके बदले में आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हेडिंग दे सकते हो।
आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हाँ भाई, एनवायरनमेंट तो मेरा है, मेरे को ही देखना पड़ेगा, ये देश मेरा है, ये एनवायरनमेंट मेरा है, मेरे को ही देखना पड़ेगा, मेरे को इसका इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा सा बात है। एनवायरनमेंट एजुकेशन करने के बाद आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने लगोगे। आप जो रिसोर्सेस को बहुत फालतू का यूज करते थे, वो रिसोर्सेस को यूज करना बंद कर दोगे। आप मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेस को यूज करोगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। ठीक है, रिसोर्सेस को क्या करना चाहिए? यूटिलाइज करना चाहिए आप एकदम। ठीक है, इसके बाद अरे भैया, आपका एक प्यारा सा ग्रुप बनेगा, आपका एक प्यारा सा भैया ग्रुप बनेगा, इक्विप्स मतलब कि विद द, हाँ, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बाद एक भैया ग्रुप बनता है, एक कम्युनिटी बनता है, जो कम्युनिटी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन की मदद से एक कम्युनिटी बनता है, जो इन्वायरमेंटल कम्युनिटी क्या करता है? सारा का सारा इश्यूज को सॉल्व करता है। जैसे भैया कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, कासुकाबे डिफेंस ग्रुप, सिंचैन। अब कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का मकसद है इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना। आप लोग एक ग्रुप बना लिया अपना, आप लोग एक ग्रुप बना लिए, सीधा सा बात है। एम्पावर्स कम्युनिटी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गया। अब देखिए एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। इनहैंसेस नॉलेज, इनहैंसेस नॉलेज, इनहैंसेस नॉलेज, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। सारा चीज का ही आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री का आपको, केमिस्ट्री का आपको, बायोलॉजी का आपको, फिजिक्स का, सब चीज का ही तो नॉलेज मिल जाता है, बिकॉज इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे आपको कंप्रीहेंसिव नॉलेज मिल जाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी का सारा एक कंप्रीहेंसिव नॉलेज मिल जाता है। एनवायरनमेंट का नॉलेज जो है वो लिमिटेड तो नहीं है, वो अनलिमिटेड है, तो एक पूरा का पूरा कंप्रीहेंसिव नॉलेज मिल जाता है। तो 6 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस पर आती है, सिग्निफिकेंस के बदला यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंस भी पूछ ले तो यही आंसर होगा। बेटा जी अगर इंपॉर्टेंस भी पूछ ले तो यही आंसर होगा। अब चैट बॉक्स में एक एक करके बताओ, चैट बॉक्स में एक एक करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में एक एक करके सिग्निफिकेंस आप लोग बताओगे। इंक्रीजेस एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भैया हमको एनवायरनमेंट का केयर करना है, हमको एनवायरनमेंट का क्या करना है? केयर करना है। फटाफट से चैट बॉक्स में बोलो, इनकरेजेस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एम्पावर्स कम्युनिटीज एंड एनहांसेस नॉलेज। ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। हिस्ट्री को ही बोलता है जेनेसिस, हिस्ट्री को ही बोलते हैं जेनेसिस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सुनिए, सबसे पहले चालू कब हुआ था? 90th सेंचुरी में। एनवायरमेंटल एजुकेशन 90th सेंचुरी में चालू हुआ था। 90th सेंचुरी में चालू हुआ था। कहां पे? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। Nature study movement in Europe and North America aim to connect people, especially children, with nature through direct observation. सिंपल सा बात है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहला इन्वायरमेंटल एजुकेशन चालू हुआ था। कब चालू हुआ था बेटा? बताओ, जल्दी बताओ। 90th सेंचुरी में था, 90th सेंचुरी में चालू हुआ था। एम टू कनेक्ट पीपल, स्पेशली चिल्ड्रेन। अरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने सोचा कि हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में अब सबको एजुकेट करेंगे और स्पेशली चिल्ड्रन को एजुकेट करेंगे। चिल्ड्रन को इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये क्या है? अर्ली अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुरू कब हुआ? 90th सेंचुरी में शुरू हुआ। उसके पहले कोई इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ सर कंजर्वेशन मूवमेंट। कंजर्वेशन मूवमेंट मतलब जब रिसोर्स डिप्लेट होने लगा, जब वाइल्ड लाइफ भी डिप्लेट होने लगा, जब देखा शेर, भालू, चीता के लिए जगह नहीं बच रहा है, जब मतलब कि फॉरेस्ट के जानवरों के लिए जगह नहीं बच रहा, ये देखा गया। और जब रिसोर्स डिप्लेट होने लगे, तब क्या होगा? तब भाई एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाया गया, बहुत सारा एजुकेशनल प्रोग्राम लाया गया, जिससे हम लोग रिसोर्सेस को बचाना सीखे। मतलब कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ भाई? रिसोर्स मतलब कि खत्म होने लगा, रिसोर्स डिप्लेट होना शुरू हो गया। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्स एंड प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एथिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है?
इसके बाद मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म, मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म, द एनवायरमेंट मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम विद द मतलब कि पब्लिकेशन ऑफ द रैचल कार्सन्स साइलेंट स्प्रिंग एंड द फोर्थ स्टे। यहाँ पे रैचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग और द फोर्थ मतलब कि द फर्स्ट अर्थ डे का जो बुक निकाला था, उससे ना पीपल लोगों को ना इंकरेजमेंट मिल गया। क्या मिल गया? इंकरेजमेंट मिल गया। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, इसके बाद यूएन कॉन्फ्रेंसेस एंड डिक्लेरेशन, यूएन का कॉन्फ्रेंसेस भी हुआ, डिक्लेरेशंस भी हुआ। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से भी यहाँ पे मोटिवेशन इनको मिल गया। इसके बाद क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जहां पे गवर्नमेंट, एनजीओ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हिस्सा लेने लगे, जहां पे गवर्नमेंट, एनजीओ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हिस्सा लेने लगे कि नहीं नहीं, अब तो भाई इन्वायरमेंट के बारे में हर किसी को सिखाना पड़ेगा, हर किसी को सिखाना पड़ेगा। ये क्या है? ये पेस है। ये क्या है? ये पेस है। ये अपने अपने से बना बना के आप लिख सकते हो। एक पॉइंट आप मिस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये फोर्थ वाला पॉइंट को मिस कर सकते हो दोस्तों। आप चाहो तो ये फोर्थ वाला पॉइंट को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा यहां, लेकिन 4 पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 4 पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगर आ गया हिस्ट्री, अगर आ गया हिस्ट्री तो ठीक है। ये मैं बता दूं कि हिस्ट्री का जो मार्क्स है ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आ सकता है, आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? अगर 2 मार्क्स का आ गया तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, मजे से लिखना। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। मतलब क्या फिलोसफी प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन? क्या एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल और नेचुरल वर्ल्ड के साथ? इंडिविजुअल और नेचुरल वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। फिलोसफी में देखिए, फिलोसफी और ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर पढ़ने गए तो सबसे पहला फिलोसफी होता है इंटरकनेक्टेडनेस। इंटरकनेक्टेडनेस है सबको ये बताना कि एनवायरमेंट और ह्यूमंस आपस में कनेक्टेड है। एनवायरमेंट के बिना ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमंस के बिना एनवायरमेंट नहीं है। आपस में सारा चीज ये दुनिया जहां सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेडनेस, सबसे पहला फिलोसफी इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस सबसे पहला फिलोसफी क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस। दूसरा सर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ये बताता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन ये बताता है कि भाई हम लोगों को रिसोर्सेज को जो है ना, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए रखना चाहिए। अगर आप सारा का सारा रिसोर्सेज अभी वेस्ट कर दो तो फ्यूचर जनरेशन भूखा मर जाएगा। प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, एनकरेजिंग प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट द वेलबींग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब सिंपल सा बात है, प्रेजेंट जनरेशन का भी ध्यान रखो और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखो। इतना रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही चीज मेंटेन हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट मतलब क्या? एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक एक्शन टू कंट्रीब्यूट पॉसिबिलिटी टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। मतलब सीधा सा बात है, हर एक इंडिविजुअल को भाई प्रोत्साहन देना है। हर एक इंडिविजुअल को सिखाना है कि एनवायरमेंट का क्या महत्व है, मतलब कि एनवायरनमेंट का क्या महत्व है और कौन कौन सा एक्शन हमेशा लेना चाहिए, किस तरीके से एनवायरनमेंट को मतलब कि कंजर्व करना चाहिए, किस तरीके से एनवायरनमेंट का रक्षा करना चाहिए। एम्पावरमेंट उसी को बोलते हैं। एम्पावरमेंट इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड टेक एक्शन दैट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। व्हाट सर? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हमेशा आपको बहुत सारा चीज एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। क्या पता एनवायरमेंट इश्यूज को सॉल्व करने का आप कुछ नया हाँ, तो क्या पता आप एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने का आपके पास कुछ नया तरीका हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। आप अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्रिटिकल लर्निंग, एनकरेजिंग क्रिटिकल लर्निंग स्किल टू एनालाइज एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर आप एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, सोल्यूशंस निकालना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करना चाहते हैं तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग तो करना पड़ेगा। तो देखिए, फिलोसफी में हम लोग ने यहाँ पे 5 तो फिलोसफी पढ़ा। फिलोसफी क्या क्या है बताइए चैट बॉक्स में बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। चैट बॉक्स में बताइए, हर कोई बताएगा फिलोसफी क्या है। सबसे पहले इंटरकनेक्टेडनेस है। हर चीज, हर वो सामान, हर वो तत्व एक दूसरे से मतलब कि कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा सर सस्टेनेबिलिटी। हम लोगों को अपने नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रिसोर्सेज को हम लोग को बेस्ट यूज करना चाहिए जिससे रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो पाए। इसके बाद एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक नौजवान को ये एम्पावर करना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, ये मोटिवेट करना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के प्रति कुछ एक्शन ले, एनवायरनमेंट के बारे में सोचे,
इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में सोचे, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को फाइंड करे। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब क्या हो गया? हमेशा एक्सपेरिमेंट पर काम कीजिए, हमेशा एक्सपेरिमेंट पर काम कीजिए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, क्या पता इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने का कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इन्वायरमेंट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डीप एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। पागलों की तरह खोजना पड़ेगा भाई, पागलों की तरह सोचना पड़ेगा। किसकी तरह? पागलों की तरह सोचना पड़ेगा। और जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में तुम फाइंड नहीं कर पाओगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन्वायरमेंट में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, अगर तुम एनालिटिकल स्किल्स के साथ पूरा पूरा दिन नहीं सोचते हो, अगर मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हो, तो नहीं हो पाएगा। एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू एनालाइज एनवायरमेंटल इश्यूज, इवैल्यूएट सॉल्यूशन एंड मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। ठीक है, तो ये 5 का 5 हम लोग पढ़ लिए। फिलोसफी पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया वो तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977। अरे तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977 कहाँ हुआ था बेटा? वो हुआ था तिब्लिसी में। वो कहाँ पे हुआ था सर? तिब्लिसी में हुआ था, तिब्लिसी ग्रेगरिया में हुआ था। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस था जहां पे हर एक देश के, हर एक समुदाय के गवर्नमेंट आए थे, हर एक देश के, हर एक कंट्री के गवर्नमेंट ने बैठक लगाई थी, और जहां पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। कहां पे सर? तिब्लिसी में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तिब्लिसी मतलब कि, अरे ये जो तिब्लिसी एक जगह का नाम है, अरे तिब्लिसी एक जगह का नाम है, वहां पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था कि हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयर करवाएंगे सबको। हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में काम करेंगे, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में सबको अवेयर करवाएंगे। ये डिक्लेरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तिब्लिसी डिक्लेरेशन 1977। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द तिब्लिसी डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन 1977। ये जो तिब्लिसी डिक्लेरेशन था, इसको अडॉप्ट कब किया गया? 1977 ड्यूरिंग द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस ऑन द एनवायरमेंटल एजुकेशन इन तिब्लिसी। ठीक है, तो ये तिब्लिसी एक जगह का नाम है बेटा। वहां पे क्या हुआ था? इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट बैठक लगाई थी और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक डॉक्यूमेंट पर साइन हुआ था, सबका हस्ताक्षर लिया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबको अवेयर कराएंगे, हम लोग अपने अपने देश जाके सबको एनवायरमेंट के बारे में अवेयर कराएंगे, एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में पता लगाएंगे, और एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे भी करके हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। जहां पे हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, या हेड ऑफ द कंट्री हो सकता है, या तो भैया प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई भी आया था, वो मीटिंग में हस्ताक्षर किया और ये जिम्मेदारी ली कि हम लोग अपने अपने कंट्री में एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट के इश्यूज के बारे में अब हम लोग अपने अपने कंट्री में ये अवेयर करवाएंगे। सिंपल से बात है। ठीक है, इसके बारे में हम लिखवा देंगे, इसके बारे में हम लिखवा देंगे, या नोट्स भेज देंगे, नोट्स भाई भेज देंगे इसके बारे में। ठीक है, इसको हम लोग प्रो बैच में अलग तरीके से लिखे हैं। ठीक है, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसका लिखवा देंगे बेटा, इसका हम लोग लिखवा देंगे। ठीक है, आपको नोट्स भेज देंगे आपको। क्लियर है? अरे प्रो बैच वालों सुनो, प्रो बैच वालों, हम जो ये लिखवाए थे ना, इसका जो लिखवाए थे मेरे को एक बार भेज देना। तो इसका हम कुछ लिखवाए थे, मेरे को एक बार भेज देना, तो जो लोग अटेंड किया था। अच्छा, इन्वायरमेंट अवेयरनेस वर्सेस इन्वायरमेंट एजुकेशन आगे पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्या होता है, इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या होता है, सुनिए। इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्या होता है और इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या होता है, सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि बस हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता है, बस हमें एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ज्यादा कुछ नहीं जानते हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में, जस्ट एनवायरनमेंट के इश्यूज के बारे में जानते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ज्यादा कुछ नहीं जानते हम लोग। कुछ डिग्री विग्री कोर्स वोर्स नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं जानते। हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास जीरो नॉलेज है, हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अरे जीरो नहीं, हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग एनवायरनमेंट इश्यूज को समझते हैं, क्या क्या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्या क्या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। जैसे कि ईएनवीएस के बारे में आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग तो कोई कोर्स वोर्स नहीं करते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। एजुकेशन मतलब क्या होता है, एजुकेशन मतलब आप एक लर्निंग का पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस कर रहे हो भाई, 3 साल 2 साल 4 साल एक डिग्री कोर्स कर रहे हो, एनवायरनमेंट के बारे में पूरा डिटेल में सीख रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन। चलो सबसे पहले एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ डिफरेंस को पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब क्या हुआ, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग
ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग एम्ड एट इंक्रीजिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। सीधा सा बात है, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग कर रहे हो, पागलों जैसे एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, बस मतलब एनवायरमेंट के बारे में बस कुछ भी तरीके से एजुकेट हुए जा रहे हो, दिन रात आप ईएनवीएस ही पढ़ रहे हो, फिर जाके आप क्या कर रहे हो बेटा? एनवायरमेंटल एजुकेशन। फिर जाके आप क्या कर रहे हो? एनवायरमेंटल एजुकेशन। स्कोप के बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप क्या है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस में क्या है और एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोकस करता है जनरल रेजिंग कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। सिंपल सा बात है, मतलब कि एनवायरमेंट में क्या क्या बेसिक इशू है, क्या क्या बेसिक इशू है, इस कंसर्न को रेज करने के लिए, इस कंसर्न से अवेयर करवाने के लिए लोगों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस बोलते हैं हम लोग। मतलब जिससे हम लोग बस ये जाने कि एनवायरमेंट में अभी क्या क्या इशू चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे वो हम गलतियां ना करें और हम लोग और इशू को क्रिएट ना करें और प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन किसको बोलते हैं? encompasses a broader range of activity including awareness raising but also include structured learning, skill development and action oriented component। सिंपल सा बात है, एनवायरमेंट एजुकेशन को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट एजुकेशन बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को। आप 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, अपना स्किल डेवलप कर रहे हो, कुछ एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि कंपोनेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो एनवायरमेंट के लिए, कुछ कर रहे हो एनवायरमेंट के लिए। आप तो अभी कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो वो क्या है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बस बेसिक नॉलेज है एनवायरमेंट के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज है, वो है, उसको आप क्या बोलोगे? अवेयरनेस। और आप पूरा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर रहे हो, वो क्या है? एजुकेशन। इसके बाद लेवल ऑफ एंगेजमेंट। यहां पे क्या है? यहां पे पैसिव एक्नॉलेजमेंट है। क्या आप रेगुलरली एंगेज करते हो? क्या ये बताओ, क्या आप एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए क्या आप रेगुलरली एंगेज करते हो? क्या आपको रोज बुलाएगा तो रोज जाओगे क्या? बोलो बोलो बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, क्या आप लोग रेगुलरली एंगेज करोगे? क्या आप लोग रेगुलरली एंगेज करोगे? क्या रोज बुलाएगा आपको एक एक इश्यूज के बारे में, क्या रोज जाओगे क्या वो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? नहीं, आप लोग रेगुलरली चाह के भी इंगेज नहीं हो सकते भाई। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान आया था, हर इंसान को 1 दिन 2 दिन का जोश रहता है कि एक दिन जाएंगे, 2 दिन मतलब कि जाएंगे, अपने अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मन हुआ तो चले जाएंगे, 1 महीना में एक बार चले जाएंगे, एक साल में एक बार चले जाएंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या होता है? एक्टिव एंगेजमेंट आपको दिखाना पड़ता है, हमेशा एक्टिव एंगेजमेंट दिखाना पड़ता है, हमेशा आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहना चाहिए, हमेशा आप एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करो वैसा रहना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो लेवल ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट अवेयरनेस में ना आपका पास लेवल ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, और एजुकेशन में लेवल ऑफ एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है? इसके बाद इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये बताइए ये क्या है? ऑफन ऑकर इनफॉर्मली। ये जो अवेयरनेस है, ये जो अवेयरनेस है, ये इनफॉर्मली होता है और यहाँ पे फॉर्मली होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मली होता है। फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्कूल्स में हुआ पढ़ाई, स्कूल्स में आप 1 क्लास से लेके 9 क्लास तक या 8 क्लास तक ईएनवीएस ही पढ़ते हो, 1 से लेके 8 तक ईएनवीएस ही पढ़ते हो। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हो, अगर 1 साल का 2 साल का 3 साल का कोर्स कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। लेकिन जस्ट एक इनफॉर्मली आप अवेयर करवा रहे हो सबको, एनवायरमेंट में क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा चीज हो रहा है एनवायरमेंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या होता है? अवेयरनेस में जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक बेसिक इशू को समझाया जाएगा। लेकिन यहां पे एजुकेशन में क्या होगा बताओ? एजुकेशन में जैसे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। सिंपल सा बात है। एक पॉइंट करके बताओ तो तुम लोग, एक पॉइंट करके बताओ। ये बताओ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा लगेगा? यहां पे एकदम बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग रहता है, 0 लेवल अंडरस्टैंडिंग। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए एकदम बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, ठीक है? बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग, 0 लेवल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? आपको जस्ट इश्यूज के बारे में पता रहे, प्रॉब्लम के बारे में, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एकदम हाई फाई अंडरस्टैंडिंग रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है, एकदम कंप्रिहेंसिव नॉलेज रहता है, हर चीज के बारे में एकदम कंप्रिहेंसिव नॉलेज रहता है, ठीक है? हर चीज के बारे में एकदम कंप्रिहेंसिव नॉलेज रहता है। क्लियर है?
जैसे एक 11th 12th के बच्चे को फाइनल अकाउंट सिखा दोगे तो उसको बेसिक फाइनल अकाउंट्स आता है, लेकिन एक कॉलेज के बच्चे को या सीए के बच्चे को पूछोगे तो एकदम एडवांस लेवल का फाइनल अकाउंट जानता है, बिल्कुल उसी। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब अवेयरनेस के केस में एनवायरमेंटल अवेयरनेस के केस में बेसिक नॉलेज रहता है उसके पास, और एनवायरमेंटल एजुकेशन के केस में उसके पास कंप्रीहेंसिव नॉलेज रहता है। भैया कंप्रीहेंसिव नॉलेज क्लियर है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इट एम्स टू इंस्पायर कंसर्न, एम्पैथी एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। ये क्या करता है, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जगाता है कि भाई मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट के लिए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब क्या, मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी एनवायरमेंट को अब गंदा नहीं करूंगा, मैं इसके इश्यूज को समझूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा एनवायरमेंट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में क्या होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एनवायरमेंट में कचरा नहीं फैलाना है, एनवायरमेंट को बचाना है, हर वो एंगल से एनवायरमेंट को हम लोग को देखना है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, यहाँ पे आप दिन रात सुबह शाम एनवायरमेंट के बारे में सोचते हो। एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करते हो, सस्टेनेबल बिहेवियर रहता है आपके पास और बहुत सारा चीज आप करते हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, चलिए खत्म ये चैप्टर खत्म। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। अरे एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब क्या हो गया, एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब अपना नेचुरल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाउ ह्यूमंस एक्शन अफेक्ट इट। मतलब अपने एनवायरनमेंट को समझना और किस तरीके से ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर सकता है, उस चीज को समझना, अपने एनवायरनमेंट के इश्यूज को समझना, प्रॉब्लम को समझना, और किस तरीके से तुम लोग एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हो, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। किस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं, अगर तुम ये समझते हो बेटा और एनवायरनमेंट को जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंड करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवेयरनेस। सीधा सा बात है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ द अर्थ नीड्स प्रोटेक्शन टू सर्वाइव। सिंपल सा बात है, अर्थ के लिए, अपने इकोसिस्टम के रिगार्डिंग, अपने अर्थ के लिए कुछ भी एक प्रॉपर नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ये 2 मार्क्स का आएगा, इसीलिए शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट में पढ़िए इसको, शॉर्ट में 2 मार्क्स के लिए आएगा। संजीवनी बूटी एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, सुनिए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। सबसे पहले एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे जो एनवायरमेंट है वहां पे कितने लिविंग थिंग्स है, कितने नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको समझना। इसका मतलब क्या, ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन एक्शन इंपैक्ट द एनवायरमेंट, किस तरीके से ह्यूमन एनवायरमेंट को बर्बाद करता है, ये भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आता है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो अगर आप एनवायरमेंट की रक्षा करते हो तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी समझना एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आता है। ठीक है, तो चलो यूनिट नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग यूनिट नंबर 5 पे मिलते हैं। यूनिट नंबर 5 में मिलता है, सीधा यूनिट नंबर 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे। क्लियर है, यूनिट 5 4 3 2 खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं। अब हम लोग करने वाले हैं यूनिट 5 आ जाओ भाई, यूनिट 5 जल्दी से करते हैं। यूनिट नंबर 5 20-25 मिनट में इसको भी खत्म कर लेंगे। यूनिट नंबर 5 खत्म हो जाएगा हमारा। आ जाओ फटाफट से, यूनिट नंबर 5 आ जाइए, फटाफट से आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, आ जाइए। यूनिट नंबर 5 आ जाइए, यूनिट नंबर 5 भी हम लोग खत्म करते हैं। चलिए, यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है, यूनिट नंबर 5 का नाम है रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या रोल है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का। अरे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या रोल है, क्यों पढ़ते हैं एनवायरमेंटल, क्यों ये पढ़ते हैं ईएनवीएस, इतना मोटा किताब ईएनवीएस क्यों पढ़ रहे हो, उसी चीज के बारे में जानने के लिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। आपको पूछा जाएगा कल के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा या 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, कुछ भी मार्क्स में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। बेटा आपको एनवायरमेंट के बारे में पूरी की पूरी जिंदगी जानने की जरूरत है, पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी आपको।
पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी भाई, क्योंकि इन्वायरमेंट इश्यूज इतने हैं, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इतने हैं कि एक 60 साल का बुढ़ा के लिए भी कम कम पड़ेगा। आप लोग अगर 60 साल 70 साल ईएनवीएस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फिर भी कम ही पड़ेगा। इन्वायरमेंट के बारे में आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा, यही सत्य है। इन्वायरमेंट के बारे में आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट लिमिटेड वाला सब्जेक्ट नहीं है, अनलिमिटेड वाला सब्जेक्ट है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इन्वायरमेंट एजुकेशन इज इंडीड ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली एक्वायरिंग नॉलेज। इसमें आपको कंटिन्यूअसली अपना नॉलेज गेन करना पड़ता है, स्किल्स गेन करना पड़ता है, एटीट्यूड गेन करना पड़ता है टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिससे आप ये समझ पाओ कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में इश्यूज क्या है, जिससे आप इन्वायरमेंट के इश्यूज को सॉल्व कर पाओ, जिससे आप इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। पूरी जिंदगी सीखना पड़ेगा आपको इन्वायरमेंट के बारे में। अगर सीखोगे तभी इन्वायरमेंट के बारे में आप इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में समझ पाओगे, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ये बचपन से ही चालू हो जाता है। जब आप 2 क्लास में थे तब भी आपका ईएनवीएस था, और अभी आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तब भी आप ईएनवीएस ही पढ़ रहे हो। ये बचपन से ही चालू हो जाता है बेटा। दिस लर्निंग बिगिंस इन चाइल्डहुड। ये जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, ये बचपन से ही चालू हो जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। बचपन से 55 तक आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। आपको जिंदगी भर इन्वायरमेंट को जानना पड़ेगा। आपके साथ बाबू जिंदगी भर रहे या ना रहे, लेकिन एनवायरनमेंट जरूर रहेगा आपके साथ। एनवायरनमेंट आपके साथ जरूर रहेगा पूरा का पूरा जिंदगी भर, ठीक है। द लर्निंग बिगिंस इन चाइल्डहुड ऑफन थ्रू फॉर्मल एजुकेशन बट इट एक्सटेंड थ्रू आउट द पर्सन्स लाइफ एज एनवायरमेंटल चैलेंजेस इवॉल्व सो मस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सेज टू देम। सिंपल सा बात है, आप 2 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए कुछ भी आप अपने से बना बना के लिख सकते हो। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ पर ज्यादा फोकस करना। सिंपल सा बात है, एनवायरमेंटल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग क्यों है? लाइफ लॉन्ग एनवायरमेंटल एजुकेशन ये सिखाता है किस तरीके से एक इंसान को एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में समझना चाहिए, किस तरीके से एक इंसान को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में समझना चाहिए, उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से एक इंसान को सस्टेनेबल प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से एक इंसान को एक कम्युनिटी से इंगेज रहना चाहिए, जो किस तरीके से एक इंसान को एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में लड़ना चाहिए। तो यही सब चीज बताता है। तो लाइफ लॉन्ग एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या होता है कि अपने एनवायरनमेंट के इश्यूज को समझने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए आप लोगों को जिंदगी भर एनवायरनमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा। इसको अपने वर्ड में बना के लिख देना, चेप देना, एकदम लव लेटर की तरह, प्रेम पत्र की तरह। क्लियर है? चलो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सर पैडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। सर पैडागोगी का मतलब क्या हो गया? पैडागोगी का मतलब है टीचिंग मेथड्स। कौन से टीचिंग मेथड्स से हम लोग बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में सिखा रहे हैं? कौन से टीचिंग मेथड्स के मदद से हम लोग स्टूडेंट्स को एनवायरमेंट के बारे में सिखा रहे हैं? यानी कि मान लीजिए कुछ एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट उनसे करवा रहे हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करवा रहे हैं, कुछ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दे रहे हैं। बचपन में आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलता था ना जी। बचपन में आप लोगों को क्या मिलता था? प्रोजेक्ट मिलता था। स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता था जिसको आप लोग छाप के करते थे। ये क्या है? पैडागोगी। ये ईएनवीएस सिखाने का इन लोगों का टेक्निक था। ये ईएनवीएस सिखाने का इन लोगों का टेक्निक था। ये ईएनवीएस पढ़ाने का इन लोगों का टेक्निक था। पैडागोगी मतलब आप एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको सिखाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर दिया जाएगा। बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सिखाने के लिए, स्टूडेंट को एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सिखाने के लिए क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज होंगे, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। सर यहाँ पे क्या है? अरे पैडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकसेस ऑन टीचिंग मेथड्स दैट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द एनवायरमेंट व्हाइल एनकरेजिंग देम टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट इट। सिंपल सा बात है, जिससे स्टूडेंट को सीखने को मिले कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट के इश्यूज क्या है, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम क्या है, और किस तरीके से हम एनवायरमेंट का रक्षा कर सकते हैं। जिन सारे एक्टिविटीज की वजह से, जिन सारे टीचिंग मेथड्स की वजह से स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा कि एनवायरमेंट क्या है। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल ये बहुत जानना जरूरी हो गया है कि एनवायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अरे पैडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आउटडोर एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन अबाउट रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज। मतलब रियल वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, उसके बारे में सीखना है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, आउटडोर एक्टिविटी। अरे बाहर जाके तुमको फील्ड ट्रिप्स में जाके तुमको सिखाएगा कि ये देखो ये है झरना, इसको बोलते हैं झरना। ये देखो ये है लेक,
ये देखो यहाँ पे बाबू सोना बैठे, इसको नहीं दिखने का बाबू, इसको नहीं दिखने का। अरे स्कूल की तरफ से पिकनिक लेके जाते थे, ग्राउंड लेके जाते थे, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन करवाने का उनका अलग ही टीचिंग मेथड है, ठीक है, उनका अलग ही टीचिंग मेथड है। एक बार प्लीज आप लोग डेफिनेशन बता दो, एक बार प्लीज आप लोग डेफिनेशन बता दो। सर ये क्या होता है? अरे पैडागोगी का मतलब क्या होता है? पैडागोगी का मतलब होता है कि वो टीचिंग मेथड्स, कुछ ऐसा टीचिंग मेथड्स लेके आओ जिससे बच्चे लोगों को सीखने को मिले इन्वायरमेंट के बारे में, जिससे बच्चे लोग इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशन के बारे में सीखे, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से उसको रक्षा करना है, सीखे। एक बार प्लीज आप लोग डेफिनेशन बताओ, एक बार प्लीज आप लोग डेफिनेशन लिखो, एक बार जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो, आज पूरा ईएनवीएस खत्म कर देंगे। अरे पैडागोगी का डेफिनेशन लिखो ना। अरे पैडागोगी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकसेस ऑन टीचिंग मेथड दैट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इन एनवायरमेंट व्हाइल encouraging them to take action to protect it। ठीक है, अरे 2 मार्क्स का लिखना है, 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। अरे पैडागोगी जो है ना वो 2 मार्क्स का आएगा। प्लीज अपने वर्ड में लिखो, एक बार प्लीज अपने वर्ड में लिखो। लिखो ना भाई, शर्म आ रहा है क्या? लिखो फटाफट से। अरे लिखो भाई, चैट बॉक्स में लिखो, लिखने के लिए बोला हूं। चलो आ जाओ। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या होता है? जो एजुकेशन आपका स्कूल में या कॉलेज में होता है, जो एजुकेशन स्कूल में, कॉलेज में या मतलब कि यूनिवर्सिटीज में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अगर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो रहा है, उसको, उस टाइप का एजुकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जैसे अभी का जो एजुकेशन हो रहा है, अभी आपके जो कॉलेज में एजुकेशन हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब देखिए, फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन refers to a structured learning and teaching about the environment that takes place in schools, college and universities. It is the part of the official curriculum। ये ऑफिशियल करिकुलम का पार्ट होता है, जहां पे साइंस सिखाया जाता है, ज्योग्राफी सिखाया जाता है और इन्वायरमेंटल स्टडी सिखाया जाता है। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट होता है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट होता है बेटा। आप सारे स्कूल्स में ईएनवीएस तो पढ़ाना ही पड़ेगा। कोई स्कूल ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं हमरा ईएनवीएस पढ़ाबो ना, सॉरी, हमरा ईएनवीएस पढ़ाबो ना, सॉरी। कोई स्कूल ऐसा नहीं बोल सकता। हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को, हर एक यूनिवर्सिटी को ईएनवीएस पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब होता है कि अगर आपको इन्वायरमेंट के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल मतलब भैया ऐसे ही एग्जीबिशन में जाके सीख लिए, अरे पार्क में जाके सीख लिए, अरे दोस्त के साथ जाके सीख लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब आउटडोर एक्टिविटीज, यानी जो चीज आप इनफॉर्मली सीखते हो, जो चीज अपने पेरेंट्स के साथ सीखते हो, दोस्त के साथ सीखते हो। इन्वायरमेंट एजुकेशन जो चीज अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हो, या तो अपने मतलब अपने पेरेंट्स के साथ सीखते हो, अपने कोई अंकल के साथ सीखते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। आओ फटाफट से आओ, इसको देखते हैं। इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन हैपेंस आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स। सीधा सा बात है, यहाँ ये ऐसा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है जो कि स्कूल या कॉलेज में नहीं होता, जो बाहर में होता है, जो एवरीडे एक्सपीरियंस से होता है। एवरीडे एक्सपीरियंस से, मान लीजिए कि आपने पार्क विजिट किया, म्यूजियम विजिट किया, नेचर सेंटर विजिट किया, ठीक है, या कोई आपके फैमिली की एक्टिविटीज है। मान लो आपका फैमिली ऐसा है कि हर हफ्ते जाता है, हर हफ्ते वो मतलब कि वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से पेड़ों को प्लांट करना चाहिए। बहुत लोगों के ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स क्या करता है कि बेटा इस तरीके से पेड़ को प्लांट करना चाहिए, सिखाते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज सिखाते हैं। ये सब क्या है? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। जो घर में सीखते हो वो इनफॉर्मल, जो स्कूल में सीखते हो वो फॉर्मल। स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जो सीखते हो वो क्या है? फॉर्मल। और जो अपने एवरीडे एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हो, रोज का एक्सपीरियंस से सीखते हो, वो क्या है? इनफॉर्मल। जैसे कि मान लीजिए पार्क विजिट कर लिया, म्यूजियम विजिट कर लिया, नेचर सेंटर विजिट कर लिया, साइंस सिटी विजिट कर लिया, अरे कोई ग्रुप के साथ जुड़ गए,
कोई ग्रुप के साथ जुड़ गए, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा ले लिए। वो सब क्या है? वो सब क्या है बेटा? वो सब क्या है? वो सब है इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? प्लीज एक बार थम्स अप कर दो। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो। ये जो एजुकेशन है बेटा, ये एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको आप अपने हिसाब से सीख सकते हो। स्कूल के हिसाब से सीखने का कोई जरूरत नहीं है। अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप सीख सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चलिए अब इसका पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? सबसे पहले इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है एग्जीबिशन। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब क्या हो गया? एक मिनट। एग्जीबिशन मतलब कोई एक जगह रहता है, कोई एक जगह रहता है, कोई एक हॉल वॉल बुक रहता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे बहुत सारे लोग अपना अपना चीज डिस्प्ले करते हैं। उससे क्या होता है कि भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में दिखाते हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू हो रहा है वो सब दिखाते हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या क्या सोल्यूशन है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखो, एग्जीबिशन मतलब क्या है? दीज आर डिस्प्लेस। ये एक इवेंट होता है, ये एक प्रोग्राम होता है, ये डिस्प्ले होता है जहां पे बच्चों लोगों को बुलाया जाता है और बच्चों लोगों को दिखाया जाता है, देखो एनवायरमेंट में इस तरीके का प्रॉब्लम्स हो रहा है। जैसे कि आप अभी आने वाला है हमारे यहाँ पे पूजा, अभी आने वाला है सबसे बड़ा पूजा, दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा में एक एक पैंडल का थीम रहता है, एक एक पैंडल का थीम रहता है एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। वो क्या है बेटा? वो एग्जीबिशन ही है। उसको एक टाइप का आप एग्जीबिशन ही बोल सकते हो। ठीक है, एग्जीबिशन तो वैसे आप साइंस सिटी वाइन सिटी जाते हो, आप बहुत सारा चीज वहां पे देखते हो, इश्यूज के बारे में जानते हो, एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं उन चीजों के बारे में आप देखते हो, आप एक डिस्प्ले में देखते हो उन चीजों के बारे में, एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे करके सॉल्व करे, किस तरीके से सॉल्व करे। यहाँ पे ये एग्जीबिशन में क्या क्या होता है? ये एग्जीबिशन में भैया पोस्टर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज रहता है, जहां पे लोगों को और आसानी से, बच्चों को और आसानी से समझ में आता है कि एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो एग्जीबिशन क्या है? एग्जीबिशन क्या है बताओ? एग्जीबिशन क्या है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताओ ना, एग्जीबिशन क्या है? एग्जीबिशन एक डिस्प्लेज है, एक इवेंट्स है, एक डिस्प्ले को बोलते हैं, एक इवेंट्स को बोलते हैं, जहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज को प्रेजेंट किया जाता है कि भाई एनवायरमेंट में कितने प्रॉब्लम है, देखो ना एनवायरमेंट में कितने प्रॉब्लम है। एग्जीबिशन आप लोग कभी अटेंड किए हो? जहां पे भैया पोस्टर्स होते हैं, जहां पे मॉडल्स होते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होते हैं। एग्जीबिशन अलाउ पीपल टू एक्सप्लोर, लर्न अबाउट टॉपिक लाइक वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज। वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा, शेर क्या है, चीता क्या है। आप जो चिड़ियाघर जाते हो, हर एक खांचा में जो एक अलग अलग एनिमल रहता है वो भी तो एक एग्जीबिशन ही है। आपको एक वाइल्ड लाइफ का आइडिया मिल जाता है कि कितने टाइप के वाइल्ड लाइफ इंडिया में है। आप जो चिड़ियाघर जाते हो वो भी तो एक एग्जीबिशन ही है। तो एग्जीबिशन बिल्कुल उसी तरीके का रहता है जहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में, सब चीज के बारे में दिखाया जाता है, डिस्प्ले कराया जाता है, ये इवेंट्स को दिखाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब क्या? मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, मैं और मेरा कुछ ग्रुप एक्टिंग करके दिखा रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज को मैं एक्टिंग करके प्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए मैं पेड़ बना हूं, और मेरा दोस्त, अरे भाई काट रहा है मेरे दोस्त मेरे को कुल्हाड़ी लेके, ये क्या है? एक्टिंग है कि भाई पेड़ को मत काटो। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग। अरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन बेटा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। बचपन में क्यों ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन स्कूल में, वहां पे क्या होता है? वहां पे कोई एक पेड़ बनता है, कोई एक एकदम हरामी आदमी बनता है जो उसको काटता रहता है। ठीक है, ये क्या है? ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप का है, ये रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग क्या है बेटा? रोल प्लेइंग इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है। एक है एग्जीबिशन। सबसे पहले क्या आता है? एग्जीबिशन में क्या होता है? एग्जीबिशन में बहुत सारा इवेंट्स होता है, डिस्प्लेज होता है, जहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब आप एक्टिंग करके एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बता रहे हो। दिस इन्वॉल्व्स मतलब कि पीपल एक्टिंग आउट, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व्स एक्टिंग आउट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं क्विजेस। बहुत सारा जगह पे हमारे यहाँ पे क्या होता है? काली पूजा में ना क्विज होता है। हमारे यहाँ पे काली पूजा में एक क्लब है, वहां पे क्विज होता है, और क्विज में ना एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारा चीज पूछा जाता है। एनवायरमेंट के रिलेटेड, राजनीति के रिलेटेड,
स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारा चीज पूछा जाता है। तो आप एक क्विज सेशन भी कंडक्ट कर सकते हो जहां से बच्चे लोगों को एक नॉलेज मिलेगा कि इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा, इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में पता चलेगा, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। क्विज क्विज कंपटीशन एक रख सकते हो। तो ये सब क्या है, क्विजेस क्या है? क्विजेस है इनफॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पे क्विजेस के बारे में अगर पूछ लिया आपसे तो लिखिएगा दिस आर फन। यहाँ पे क्या होता है बेटा? मस्ती होता है। क्या होता है? मस्ती होता है। बताओ क्या होता है? मस्ती होता है बेटा, बोलो ना। अरे मस्ती होता है, क्विज में मस्ती होता है, मजा होता है, मजा मस्ती होता है। इंटरेक्टिव टूल्स दैट टेस्ट पीपल्स नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट। क्विज क्या है? क्विज एक ऐसा इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इंटरेक्टिव टूल है जो कि लोगों के नॉलेज को टेस्ट करता है, जो कि लोगों के नॉलेज को टेस्ट करता है कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड तुम्हारा कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है तुम्हारा इन्वायरमेंट के रिलेटेड, उस नॉलेज को टेस्ट करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्विज। क्विजेस कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल सेटिंग लाइक कम्युनिटी इवेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू चैलेंज पीपल अंडरस्टैंडिंग। क्विजेस क्विजेस कैसे कैसे हो सकते हैं? क्विजेस बहुत सारा चीज में हो सकता है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी हो सकता है, इवेंट्स में भी हो सकता है। अरे बहुत सारा जगह पे ना, बहुत सारा जगह पे भैया, बहुत सारा जगह पे बहुत पूजा वूजा होता है। अभी जो पूजा आने वाला है, अभी जो हम लोग का दुर्गा पूजा आने वाला है, वहां पे बहुत सारा पेंडाल्स में क्विज होगा, क्विज कंपटीशन होगा। इवेंट्स में हो सकता है, या कम्युनिटी इवेंट्स में, या तो इनफॉर्मल सेटिंग्स में, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब कि पे भी हो सकता है। व्हाट्सएप में भी होता है, व्हाट्सएप में भी होता है आजकल, व्हाट्सएप में होता है भैया। और आप भी तो लेते हो टेलीग्राम पे। इन सब जगह को क्या बोलते हैं? क्विज। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं डिबेट। डिबेट यानी डिबेट कंपटीशन के थ्रू भी आप इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पता लगा सकते हो। इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, उस चीज के बारे में पता लगा सकते हो। डिबेट के बारे में क्या लिखोगे? इन इनफॉर्मल सेटिंग डिबेट्स अलाउ पार्टिसिपेंट टू डिस्कस एंड आर्ग्यू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन इन्वायरमेंटल टॉपिक्स। डिबेट में क्या होता है कि आप बहुत सारे व्यू पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हो, कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करो आप, या तो आप भैया डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करो, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करो। इन्वायरमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स है उस टॉपिक के रिलेटेड आप बात कर सकते हो, और उससे क्या होगा? उससे दूसरों को, ऑडियंस को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऑडियंस जो बैठे रहेंगे वो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना भाई। ये क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। ये क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स मतलब आपके स्कूल से या आपके कॉलेज से, या आपका पापा, आपका मम्मी, आपका चाचा फील्ड ट्रिप लेके गया, कोई नेचुरल पार्क दिखाने लेके गया। अरे चिड़िया खाना दिखाने गया, सिंपल सा बात है। नेचुरल पार्क एरियाज, कोई मतलब कि कोई हम लोग को नेचर को दिखाने गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स मतलब ट्रिप कर रहे हो आप, कहीं पे जा रहे हो आप। अरे केरला में गए, सुंदरबन में गए, दार्जिलिंग गए, वो सब जगह जो आप ट्रिप करते हो, एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हो वहां पे, उसको क्या बोलता है बेटा? उसको बोलते हैं फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप इन्वॉल्व्स विजिटिंग नेचुरल एरियाज। मतलब फील्ड ट्रिप्स का मतलब क्या हो गया? नेचुरल एरियाज में विजिट करो भैया, पार्क में विजिट करो, एनवायरमेंटल सेंटर्स में विजिट करो, टू एक्सपीरियंस द एनवायरमेंट फर्स्ट हैंड। मतलब एनवायरमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए, एनवायरमेंट के बारे में सीखने के लिए तुमको नेचुरल एरियाज में विजिट करना चाहिए, पार्क में विजिट करना चाहिए, एनवायरमेंट सेंटर में विजिट करना चाहिए। इसके बाद होता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत लोग भाई डेमो देते हैं कि किस तरीके से एक टास्क को परफॉर्म करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन सो हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैंने बताया ना, मेरे जो ग्रैंड मदर थी मेरे को सिखाती थी कि किस तरीके से एक पौधा को रोपते हैं, किस तरीके से एक पेड़ को रोपते हैं। मेरे को एक प्लांट को रोपना आता है, ठीक है। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब किस तरीके से काम किया जाता है, एनवायरमेंट के रिलेटेड किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। जैसे रिसाइकलिंग का क्या टेक्निक है, जैसे हम लोग किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, सब चीज के बारे में अगर तुमको कोई सिखाएगा, मम्मी पापा चाचा पापा, कोई भी सिखाएगा, उसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट। अरे प्रोजेक्ट मतलब वो स्कूल वाला प्रोजेक्ट नहीं, स्कूल वाला प्रोजेक्ट नहीं। प्रोजेक्ट मतलब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप एक दूसरे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में जान रहे हो। यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए को आपने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या क्या आपको एनवायरमेंट के बारे में इश्यूज लग रहा है। उसी तरीके से मिस्टर बी को भी इन्वेस्टिगेट किया, सी को भी इन्वेस्टिगेट किया, डी को भी इन्वेस्टिगेट किया। सारा जन को इन्वेस्टिगेट करके आप एनवायरमेंटल इश्यूज का पूरा गुच्छा लगा दिए, गुच्छा बना दिया। आपके पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का पूरा लिस्ट आ गया है। अब उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचो,
अब उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचो। अरे प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, सबसे पूछताछ करना कि किस तरीके का आपको इश्यूज लग रहा है। एनवायरमेंट सर्वे करना, एनवायरमेंटल सर्वे करना, एनवायरमेंट आपको ठीक लग रहा है या एकदम ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में सर्वे करना, एनवायरमेंट के इश्यूज को पूछना। सबसे पहले इश्यूज को पूछो, ए से, बी से, सी से, डी से, पूरा दुनिया से पूछो। दुनिया से पूछने के बाद अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इश्यूज का तो पूरा लिस्ट हो गया, प्रॉब्लम का तो पूरा लिस्ट आ गया। अब उस प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी तो एक एनवायरमेंटल एजुकेशन ही है। प्रोजेक्ट भी तो बेटा एक एनवायरमेंटल एजुकेशन ही है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है सर मतलब कि पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब पोस्टर बना के एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल टॉपिक्स के बारे में ज्ञान देना। बहुत सारे स्कूल में देखते हो ना भाई पोस्टर वोस्टर, बहुत सारा स्कूल में या बहुत सारा कॉलेजेस में देखते हो ना भाई, बहुत मतलब कि पोस्टर वोस्टर लगे हुए रहते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को सॉल्व करना है, पोल्यूशन को सॉल्व करना है। अरे टिप्स दिए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया? दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग और डिस्प्लेइंग पोस्टर्स ऑन एनवायरमेंटल टॉपिक्स सच एज कंजर्वेशन टिप्स, मतलब कि पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। अब एक एक करके भाई सुनो, एक एक करके इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक एक करके नाम बताओ। एक एक करके नाम बताओ, एक एक करके नाम बताओ। सब कोई नाम बताओ जल्दी जल्दी, अभी भी 2 बाकी है। सुनो, एक एक करके नाम बताओ फटाफट से, जल्दी, मैं देख रहा हूं। एक एक करके नाम बताओ, बोलो भाई, बोलो कब बोलोगे, किस मुहूर्त में बोलोगे? इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक एक करके मेरे को नाम बताओ, एक एक करके नाम बताओ, ठीक है? चलो 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 चलो, बताओ 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 भाई, वेट कर रहा है तुम्हारे लिए, वेट कर रहा है। चलिए बोलो, एक एक करके सब नाम बताओ। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग ने पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं सेमिनार का। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार मतलब इनफॉर्मली कोई सेमिनार करते हैं हम लोग। सेमिनार मतलब एक हॉल बुक करते हैं लोग, इनफॉर्मली होस्ट करते हैं सेमिनार, जहां पे एनवायरमेंट के जहां पे एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी चलती है। क्या चलती है बेटा? ज्ञानबाजी चलती है। जहां पे एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारा ज्ञानबाजी चलती है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जगह को बेटा हम लोग बोलते हैं सेमिनार। Informal seminar are less formal than academic ones, can be hosted by community groups, environmental organization और local leaders। मतलब informal seminar कौन कौन होस्ट करता है? सर कौन कौन होस्ट करता है बताइए ना? अरे कम्युनिटी ग्रुप होस्ट करता है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करता है, लोकल लीडर होस्ट करता है, ठीक है? चलो आओ, अब हम लोग बात करते हैं इको क्लब का। इको क्लब क्या होता है? इको क्लब क्या होता है? जैसे आप लोग एक क्लब जाते हो ना भाई, जैसे आप लोग मौज मस्ती के लिए क्लब जाते हो ना, क्लब में ज्वाइन करते हो ना, वैसे ही एक इको क्लब है जहां पे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए लोग ज्वाइन होते हैं। जहां पे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक क्लब बनाया, उस क्लब में हम लोग ज्वाइन कर गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इको क्लब। इको क्लब आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर टू वर्क ऑन इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज। सिंपल से बात है, इको क्लब क्या है? इको क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो लोगों को जोड़ता है, लोगों को एक्टिविटीज के बारे में, लोगों को एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाता है। उस क्लब को हम लोग क्या बोलेंगे? उस क्लब का क्या नाम दे? उस क्लब का नाम देंगे इको क्लब। इको क्लब, इको व्हाट? इको क्लब, ठीक है? इको क्लब आर द इनफॉर्मल ग्रुप्स दैट ब्रिंग टुगेदर टू वर्क ऑन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एनजीओस इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनजीओ का क्या रोल है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एनजीओ लोग जो रहता है उसका क्या क्या रोल है एनवायरमेंटल एजुकेशन में? एनवायरमेंटल एजुकेशन में एनजीओ का क्या क्या रोल रहता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रोल रहता है एनजीओ का रेजिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में समझाना, प्रॉब्लम्स के बारे में समझाना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? सिंपल सा बात है, एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में समझाना, प्रॉब्लम के बारे में समझाना, उसका किस तरीके से समाधान कर सकते हैं, अवेयर करवाना, एनवायरमेंट के बारे में अवेयर करवाना, रेजिंग अवेयरनेस। एनजीओ का सबसे पहला रोल क्या रहता है? रेजिंग अवेयरनेस। प्लीज आप लोग रिपीट भी करते जाओ, चैट बॉक्स में ना आप लोग लिखते जाओ, आप लोग को याद भी होता रहेगा बेटा, आप लोग को याद भी होता रहेगा, जो पढ़ाते जा रहे हैं प्लीज उसको रिपीट करते जाओ। इसके बाद क्या? प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस। सुनो, स्कूल्स,
या स्कूल्स या इंडिविजुअल्स को ना रिसोर्सेस ये लोग मतलब कि प्रोवाइड करते हैं। दे ऑफर रिसोर्सेस, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशंस। एनजीओ का ये भी रोल रहता है कि एनजीओ क्या करता है, एनजीओ रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वर्कशॉप प्रोवाइड करता है और एक ट्रेनिंग सेशंस भी प्रोवाइड करता है, जहां पे बच्चों लोगों को सिखाया जाता है इन्वायरमेंट के बारे में। बच्चों लोगों को सिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट के बारे में किस तरीके से आपको मतलब कि एक चीज को, अरे एक पेड़ पौधे को प्लांट करना चाहिए, ठीक है, जहां पे एनवायरनमेंट के बारे में बच्चा लोगों को सिखाया जाता है। इसके बाद एडवोकेटिंग फॉर चेंज। एडवोकेटिंग फॉर चेंज का मतलब क्या होता है? एडवोकेटिंग फॉर चेंज, एनजीओज ऑफन लीड एडवोकेसी एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। दे एजुकेट द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स अबाउट द नीड फॉर द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एडवोकेटिंग फॉर चेंज, क्लियर है? हमेशा ये बताता है, हमेशा एनजीओ का ये भी रोल है, एनजीओ का ये रोल है कि हमेशा ये बताता है इंसान लोगों को कि किस तरीके से अब ये जो पॉलिसीज है, ये जो घटिया घटिया रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको चेंज, उसको बदलाव की जरूरत है। किस तरीके से इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को अब चेंज किया जाए, उस चीज के बारे में यहाँ पे मतलब कि बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद इंगेजिंग कम्युनिटी। ये जो एनजीओ होता है ना, ये बड़ा इंगेजिंग कम्युनिटी होते हैं। ये सारे के सारे इश्यूज में, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं, उसमें इंगेज होते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोशिश करते हैं। इंगेजिंग कम्युनिटी थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव, एनजीओस इन्वॉल्व पीपल इन हैंड ऑन environmental activities such as tree planting, cleanup drives and मतलब कि conservation effort। engaging community है ये लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है? अरे supporting research and innovation, supporting research and innovation। इसके बाद क्या होता है? they fund and conduct research on environmental issues। एनजीओ क्या करता है? एनजीओ फंड करता है, एनजीओ पैसा खर्चा करता है, एनजीओ फंड करता है, एनजीओ अपना पैसा खर्चा करता है, रिसर्च करवाता है, इनोवेशन करवाता है, इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में रिसर्च करवाता है कि किस तरीके से इन सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाए। सपोर्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करने वाला एनजीओ ही रहता है। एनजीओ के थ्रू बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भैया सरकार का क्या रोल है। अरे रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब पढ़ेंगे सरकार का क्या रोल है। अरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या क्या रोल है। सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सबसे पहले क्या करती है? स्टैंडर्ड बनाती है, पॉलिसी बनाती है। बहुत सारे स्कूल्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि हमारे करिकुलम में स्टडी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ईएनवीएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये सब सारा काम कौन करता है? ये सब सारा काम गवर्नमेंट ही करता है कि अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में ईएनवीएस का वाला टॉपिक डालना, एनवायरनमेंट को कितना सिखाना है, क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, सारा का सारा डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। They establish environmental education standards for policies for schools and other educational institutions। यानी कि स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए कितना environmental education लगेगा, कौन कौन से बच्चे को environment के बारे में सिखाना है, कौन कौन से लेवल के बच्चे को कितने लेवल तक environment education सिखाना है, क्या क्या करिकुलम में ऐड करना है, सब चीज गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करता है। दूसरा, फंडिंग एंड सपोर्ट। भैया फंडिंग भी करता है कौन? फंडिंग भी गवर्नमेंट ही करता है, पैसा भी खर्चा करता है गवर्नमेंट एजुकेशन में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में या रिसर्च में या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में। ये जो पैसा खर्चा करता है कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है। तो फंडिंग एंड सपोर्ट इज द सेकंड पार्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड फंडिंग फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, रिसर्च एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। दे सपोर्ट इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड कंजर्वेशन एफर्ट। इसके बाद डेवलपिंग प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट क्या करता है? डिजाइन करता है और इंप्लीमेंट करता है प्रोग्राम्स। दे डिजाइन एंड इंप्लीमेंट नेशनल एंड लोकल एनवायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। नेशनल, लोकल, जितना भी तरीका से एनवायरमेंट के बारे में सिखाया जाता है, उन सब सारे प्रोग्राम्स को वो क्या करते हैं? मतलब कि डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बाद रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। सुनो, लॉस, रूल्स, रेगुलेशन, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको कौन निकालता है? ठीक है, जितने भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको कौन निकालता है? उसको निकालता है गवर्नमेंट। उसको निकालता है कौन? गवर्नमेंट। इसके बाद पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है? एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है कि हम लोग किसी भी तरीके से इन्वायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व कर पाए। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। अरे एनजीओ के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करता है। क्लियर है? इसके बाद अरे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। दे रन
अच्छा, ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत सारे कैंपेन में भी हिस्सा लेते हैं, बहुत सारा कैंपेन में भी हिस्सा लेते हैं, जैसे कि क्या, स्वच्छ भारत अभियान, जैसे कि क्या, स्वच्छ भारत अभियान। अरे गवर्नमेंट का रोल ही है स्वच्छ भारत अभियान। प्लीज एक एक पॉइंट करके आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाओ, प्लीज एक एक पॉइंट करके आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आगे वाला टॉपिक में मूव करता हूं। प्लीज तब तक आप लोग एक एक पॉइंट करके चैट बॉक्स में लिखते जाओ, याद भी करते जाओ, इसको याद भी करते जाओ। याद करोगे तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है? बिकॉज हमारे पास 2 ही घंटे हैं और हम लोग को पढ़ना बहुत कुछ है ना? तो आ जाओ फटाफट से। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, आईटी है ना आपके सिलेबस में? आईटी का क्या रोल है? आईटी का क्या रोल है एनवायरमेंटल एजुकेशन में? सबसे पहले एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाओगे। एनवायरमेंटल के इश्यूज, एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स है वो तो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है ना। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डेटा है बेटा, वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास। वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को, वो सारे के सारे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आईटी प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज थ्रू वेबसाइट्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है? इसके बाद इंटरेक्टिव लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लर्निंग होता है। वर्चुअल ट्रिप्स होता है, मतलब कि वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स। अगर आप केदारनाथ नहीं जा सकते, अगर आप बेटा केदारनाथ नहीं जा सकते, तो आजकल आप फोन से भी देख सकते हो ना, आजकल आप वर्चुअली भी तो देख सकते हो। तो एनवायरमेंट के बारे में जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही लर्निंग करो। इंटरेक्टिव लर्निंग करने का है कि यानी कि वर्चुअल लर्निंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो एनवायरमेंट के बारे में, वो भी सीख सकते हो। तो वो किसके बदौलत पॉसिबल है? वो आईटी के बदौलत पॉसिबल है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बदौलत पॉसिबल है। इसके बाद ऑनलाइन कोर्स एंड वेबिनार्स, आप आजकल ऑनलाइन कोर्स भी आईटी के बदौलत ही कर सकते हो। आईटी इनेबल्स द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ द ऑनलाइन कोर्स। आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आज जो आप ये यूट्यूब देख रहे हो मेरा, वो कैसे देख रहे हो? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से देख रहे हो, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से देख रहे हो। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन थ्रू आईटी आराम से पॉसिबल है। इसके बाद अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, तो वो भी, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कोई इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है या एनालाइज करना है कि एयर का क्वालिटी कैसा है, वाटर का क्वालिटी कैसा है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो? वो भी आप ईएनवीएस के थ्रू ही कर सकते हो। अच्छा सॉरी, आईटी के थ्रू ही कर सकते हो, आईटी के थ्रू ही कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते हो। इसके बाद अगर कम्युनिकेशन आपको करना है, ठीक है, अगर आपको सोशल मीडिया कैंपेन लगाना है, अगर आपको फोरम्स लगाना है, अगर आपको कोलैबोरेशन लगाना है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, कोलैबोरेशन करना है, तो ये भी आप आईटी के थ्रू ही कर सकते हो। अरे फेसबुक में, व्हाट्सएप में ग्रुप देखते हो ना आजकल, फेसबुक में, व्हाट्सएप में ग्रुप बनता है आजकल इन्वायरमेंट इश्यूज के बारे में, कि इन्वायरमेंट में ये सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, ये सब ग्रुप बनता है। तो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है? इसके बाद एजुकेशनल एप्स एंड गेम्स, educational apps and what games, mobile apps and educational games provide interactive and fun way for learners to explore environmental topics, test the knowledge and developers for deeper understanding of environmental education। ये जो educational apps है, ये जो बहुत सारा educational apps है जहाँ पे आप इन्वायरमेंट के बारे में सीख सकते हो, या बहुत सारा जो गेम्स है जहाँ पे आप इन्वायरमेंट के बारे में सीख सकते हो, इन्वायरमेंट के इश्यूज के बारे में सीख सकते हो, ये किसके लिए पॉसिबल है? किसके वजह से पॉसिबल है? आईटी के वजह से ही तो पॉसिबल है। ये सब चीज आईटी की वजह से ही तो पॉसिबल है, ठीक है? आईटी की वजह से इतना कुछ हो सकता है। बताओ, एक एक पॉइंट करके बताओ आप लोग, एक एक पॉइंट करके बताओ, एक एक पॉइंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चैट बॉक्स में बताओ। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी वास्ट डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इंटरेक्टिव लर्निंग, लर्निंग जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है थ्रू वर्चुअल लर्निंग। आप फोन से भी, लैपटॉप से भी लर्निंग कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आपको फिजिकली पहुंचना पड़ेगा। थ्रू आईटी, थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार करना है तो थ्रू आईटी आप कर सकते हो। इसके बाद आपको डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करना है तो आईटी, तो इसको भी आईटी सपोर्ट करता है, इसको भी, ये भी आईटी के थ्रू कर सकते हो आप। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन करना है बेटा, आपको अपना नॉलेज शेयर करना है, आपको ग्रुप बनाना है, अगर आपको कम्युनिटी बनाना है तो ये भी आप आईटी के थ्रू कर सकते हो। एजुकेशनल एप्स एंड गेम्स, अगर एजुकेशनल के रिलेटेड एप्स, गेम्स वगैरह वगैरह आपको ये करना है तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ मास मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। प्रिंट मीडिया का क्या रोल है?
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है और सोशल मीडिया का क्या क्या रोल है? प्रिंट मीडिया का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है और सोशल मीडिया का क्या रोल है इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन? ये 5 मार्क्स का आ सकता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, सबसे पहले प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर दें। प्रिंट मीडिया मतलब आपके दादाजी या आपके पापा जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर वाला जो मीडिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया या जर्नल हो गया। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल में आप एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में छाप सकते हो। प्रिंट मीडिया का क्या रोल है कि न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल में आप एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में छाप सकते हो बेटा, आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर के थ्रू आप कंपेन भी लगा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर में ना स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखा हुआ था। जब स्वच्छ भारत अभियान नया नया आता था तब एकदम फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में एडवर्टाइजमेंट होता था, कंपेन होता था। तो प्रिंट मीडिया का यही रोल है कि भाई एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाए, एनवायरमेंट के इश्यूज के बारे में, रिसर्च के बारे में किस तरीके से आप सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उस चीज के बारे में दिखाए, और साथ साथ एडवर्टाइजमेंट और कंपेन भी चलाने के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर बात करें तो टीवी और रेडियो आता है और एजुकेशनल प्रोग्राम आता है। टीवी और रेडियो मतलब क्या? न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखिए दिल्ली में, इस इलाके में अभी ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा होता है ना मीडिया में। मतलब आप टीवी और रेडियो के थ्रू बहुत सारा न्यूज़ बना सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, न्यूज़ रिपोर्ट्स बना सकते हो, और मतलब बहुत सारा एजुकेशनल प्रोग्राम्स एनवायरमेंटल टॉपिक्स के रिलेटेड, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में दिखा सकते हो, रिसर्च के बारे में दिखा सकते हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में दिखा सकते हो, उसके सोल्यूशन के बारे में दिखा सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है? टीवी एंड रेडियो शो कैन प्रोवाइड इन डेप्थ डिस्कशन विद द इंटरव्यू। और हम लोग को कभी कभी देखने को मिलता है कि न्यूज़ में ना एक्सपर्ट्स भी आए रहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट आए रहते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर ज्ञान देते हैं, बहुत सारा इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है, इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू भी आप, यानी इंटरव्यू विद एक्सपर्ट, ये सब के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये सब क्या रोल है? ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल है। अब देखिए सोशल मीडिया का क्या रोल है? सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, जिससे आप अपने बाबू से बात करते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, इससे आप क्या कर सकते हो? फेसबुक, व्हाट्सअप और ट्विटर में आप एनवायरमेंटल इश्यूज को रियल टाइम पे शो कर सकते हो। रियल टाइम पे मान लीजिए अभी कुछ इशू हुआ तो अभी छोड़ दिए पोस्ट करके, ठीक है। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, अलाउ टू रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब आप बहुत लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हो और रियल टाइम पे पहुंच सकते हो, रियल टाइम पे, यानी कि अभी के अभी हम छोड़ सकते हैं। सिंपल सा बात है। इंगेजमेंट एंड मतलब कि मोबिलाइजेशन, तो सोशल मीडिया यूजर्स क्या कर सकते हैं? इंटरेक्टिव कंपेन कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, एक चैलेंजेस ले सकते हैं और अपना कुछ मतलब कि कंपेन, मतलब एक अपना ग्रुप बनाना है, ठीक है। एक अपना ग्रुप बनाना है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में हम लोग को बात करना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग को बात करना है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद देखिए रियल टाइम अपडेट्स मतलब जैसे कि मान लीजिए फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, वो रियल टाइम अपडेट देता है, वो आपको उसी टाइम पे अपडेट देगा जिस टाइम पे कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा चैप्टर नंबर 5 हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं। चलिए आइए चैप्टर नंबर 4 में चलेंगे अभी, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इसको एक एक पॉइंट डिस्कस करो, प्लीज एक एक पॉइंट आप लोग बोलो। इसका रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया का एक एक पॉइंट आप लोग बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, जल्दी बोलो। अब आइए, अब हम लोग यूनिट नंबर 4 करेंगे। सॉरी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? यूनिट नंबर 4 इज व्हाट्स अ डिजास्टर अवेयरनेस। डिजास्टर के बारे में, दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे भाई। डिजास्टर का मतलब क्या हुआ? दुर्घटना, तूफान आ गया, भूचाल आ गया मेरे लाइफ में, दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे, डिजास्टर अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ते हैं भैया हजार्ड क्या होता है। हजार्ड क्या होता है? हजार्ड मतलब होता है, हजार्ड एक डेंजरस फिनोमेना होता है, ठीक है। हजार्ड इज अ डेंजरस फिनोमेनन, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशंस है। एक हजार्ड एक डेंजरस कंडीशन रहता है, एक सब्सटेंस रहता है, एक ह्यूमन एक्टिविटी रहता है, एक कंडीशन रहता है। एक हजार्ड की वजह से बेटा एक जिंदगी की जान जा सकती है, एक इंसान की जान जा सकती है। एक हजार्ड की वजह से क्या होता है? एक जिंदगी जा सकती है, एक इंसान की जान जा सकती है। इट मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी और
अदर हेल्थ इम्पैक्ट है। इससे क्या हो सकता है, इससे लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, इससे आपको इंजरी भी हो सकता है, इससे अदर हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकता है, इससे आपका प्रॉपर्टी, घर बारी गाड़ी सब गिर सकता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड बहुत सारा एनवायरमेंटल डैमेजेस भी हो सकता है। तो हजार्ड क्या है, हजार्ड एक फिर डेंजरस फिनोमेनॉन है या सब्सटेंस है, ये ह्यूमन एक्टिविटी है और कंडीशन है। ये क्या कर सकता है, ये आपका लाइफ खराब कर सकता है, ये आपका लाइफ खत्म कर सकता है, इससे एक इंसान की जिंदगी जा सकती है, हेल्थ इंपैक्ट पड़ सकता है, उस इंसान की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, लॉस ऑफ लाइफ होल्ड और बहुत सारा चीज हो सकता है। चलिए आइए अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हजार्ड। हजार्ड सबसे पहला आता है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्यों आता है, फिजिकल हजार्ड जैसे कि मान लीजिए नॉइस रेडिएशन के कारण या एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण कोई हजार्ड आ गया, कोई यानी कि दुर्घटना घट गई नॉइस रेडिएशन के कारण या एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण कोई आपदा आ गई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में क्या होता है, दिस इंक्लूड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन कॉज हार्म। सिंपल सा बात है, ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से हार्म क्रिएट होता है, जैसे कि नॉइस रेडिएशन, एक्सट्रीम फैक्टर्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया। अब बात करते हैं केमिकल हजार्ड। इन सब चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड मतलब क्या हो गया, कोई केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से कोई हजार्ड आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल हजार्ड। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉक्सिक केमिकल की वजह से, कोई फ्लेमेबल सब्सटेंसेस की वजह से, कोई कोरोसिव मतलब कि मटेरियल की वजह से, कोई टॉक्सिक केमिकल या कोई फ्लेमेबल सब्सटेंसेस या कोई कोरोसिव मटेरियल की वजह से कुछ दुर्घटना घट जाती है, कुछ आपदा घटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल हजार्ड। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड मतलब, अरे एग्जाम्पल हो गया सर, फंगस, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, अरे कोई वायरस, अरे बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉज हार्म। सिंपल से बात है, जैसे मान लीजिए आपको हो गया मलेरिया या डेंगू या बैक्टीरिया या वायरस, इसको आप क्या बोलोगे, बायोलॉजिकल हजार्ड। इसको आप क्या बोलोगे सर, अरे हजार्ड मतलब क्या होता है, हजार्ड मतलब होता है आपदा। आपके ऊपर कोई आपदा आ गया। बहुत टाइप का आपदा होता है, एक होता है फिजिकल हजार्ड जैसे नॉइस रेडिएशन की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, एक होता है केमिकल हजार्ड जो कि टॉक्सिक केमिकल की वजह से या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस की वजह से होता है, एक होता है बायोलॉजिकल हजार्ड जो कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, एक होता है इनऑर्गेनिक हजार्ड। यहां पे क्या है, यहां पे अरे फैक्टर्स दैट कैन कॉज स्ट्रेन और इंजरी ड्यू टू द डिजाइन ऑफ द वर्क प्लेस और द वे टास्क आर परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल जैसे हो गया इंक्लूड पुअर पोस्चर्स, रिपीटेटिव मोशंस, ठीक है। इसके बाद ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए एनवायरमेंटल हजार्ड क्या है। एनवायरमेंटल हजार्ड क्या है, एनवायरमेंटल हजार्ड मतलब अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उसके वजह से कुछ आपदा आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड। सिंपल सा बात है, कुछ ऐसा आपदा आ गया, कुछ ऐसा विपदा आ गया कि भाई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड। तो हजार्ड का कितना टाइप है बताइए, हजार्ड का कितना टाइप्स है बताइए, हजार्ड का टाइप्स बताइए। एक होता है फिजिकल हजार्ड, एक होता है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्यों होता है, नॉइस रेडिएशन के कारण, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण। एक होता है केमिकल हजार्ड जो कि टॉक्सिक केमिकल, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस या कोरोसिव मटेरियल के कारण होता है। एक होता है बायोलॉजिकल हजार्ड जो कि बैक्टीरिया, फंगी के होता है, ठीक है। इसके बाद होता है, एक होता है एनवायरमेंटल हजार्ड जो कि अर्थक्वेक की वजह से होता है या फ्लड की वजह से होता है। आप लोगों को 4 टाइप लिखना है, और आप लोगों को भैया 4 टाइप्स लिखना है, 4 टाइप्स लिखना है, ठीक है, 4 ही टाइप्स लिखना है। चलिए आइए बात करेंगे अभी डिजास्टर के बारे में। डिजास्टर, व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर है दुर्घटना सडनली आता है, जो आपके लाइफ में सडनली आता है। कुछ तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, डिजास्टर है। ए डिजास्टर इज अ सडन अनएक्सपेक्टेडली आता है, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉज सिग्निफिकेंट हार्म और डैमेज, जो एक बड़ा सा हार्म करके, जो एक बड़ा सा डैमेज करके जाता है। अरे अपने एक्स बाबू के बारे में सोचो, अपना एक्स बाबू के बारे में सोचो आप। एक्स बाबू आई और एक ऐसा तूफान लेके आई कि जिंदगी खराब कर दिया आपका, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपका। वो क्या है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे डिजास्टर हो क्या,
अरे डिजास्टर मतलब क्या है? डिजास्टर मतलब एक सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा होता है जो आपके लाइफ का तहलका वहलका मचा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजास्टर। A disaster is a sudden, unexpected event that cause significant harm or damage. It can be something natural, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है? अर्थक्वेक, फ्लड को भी आप डिजास्टर बोल सकते हो, ठीक है? चलिए आइए, इसके बाद आगे रिस्क का मतलब पढ़ते हैं। रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क मतलब हो गया कि कितना परसेंट रिस्क है, कितना परसेंट रिस्क है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिजास्टर आएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कितने जन को मारेगा, कितने प्रॉपर्टीज को खाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सुनामी आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? रिस्क मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क रेफर्स टू द लाइकलीहुड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजास्टर ऑक्यूरिंग एंड द पोटेंशियल इंपैक्ट। यानी कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सुनामी आएगा ही आएगा, और ये क्या क्या इंपैक्ट करेगा, ये क्या क्या इंपैक्ट करेगा, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, ये कौन कौन सा चीज का खतरा पहुंचाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क। रिस्क मतलब क्या हो गया? डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में रिस्क मतलब सिंपल सा बात है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिजास्टर आएगा ही आएगा। अगर तूफान आने वाला है तो उसके कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांस है कि ये आएगा ही आएगा, और ये क्या इंपैक्ट कर सकता है, ये कितना परसेंट बर्बाद कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क। रिस्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क, ठीक है? आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अरे अब हम लोग पढ़ने वाले वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब अगर मान लो तूफान आएगा, अगर मान लो तूफान आएगा या साइक्लोन आएगा तो सबसे पहला किस आदमी को इफेक्ट करेगा? वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? तूफान, साइक्लोन, अगर कुछ भी आया तो सबसे पहले किस आदमी को अफेक्ट करेगा, किस आदमी को अफेक्ट करेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक महल है, एक सुंदर सा महल है, ठीक है? एक सुंदर सा महल है, अगर तूफान आया भी तो उस महल को तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन एक झोपड़ा है, एक झोपड़ा है, वो झोपड़ा सबसे पहला बार उड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं सर वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी इन सिंपल टर्म्स, वल्नरेबिलिटी मींस रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग। मतलब कितना रिस्क है, कितना परसेंट रिस्क है कि ये चीज चला जाएगा। अगर मेरे पास बहुत एक बड़ा सा बिल्डिंग है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है तो उसमें रिस्क कम है कि वो बिल्डिंग, ठीक है? लेकिन अगर एक झोपड़ा है तो वो तो सबसे पहले जाएगा। यहाँ पे लिखिए ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखिए ना, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मतलब कि पीपल लिविंग इन पुअरली बिल्ट हाउसेस आर मोर वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम ए स्टोन। मतलब अगर एक पुअरली बिल्ट हाउस में अगर रहेंगे, अगर आप झोपड़ा में रहेंगे आप, तो सबसे पहले स्टॉर्म आपको ही अटैक करेगा, इसका रिस्क ज्यादा है, इसका रिस्क ज्यादा है। एक बिल्डिंग वाले को कम अटैक करेगा, आपको ज्यादा अटैक करेगा, आप अगर झोपड़ा में रहते हो तो। इसको क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी। आइए नेक्स्ट, अब डिजास्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिजास्टर का कितना टाइप का क्लासिफिकेशन? डिजास्टर के बहुत क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है? एक होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नेचुरल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक आ गया, सुनामी आ गया, हरिकेन आ गया या टोर्नेडो आ गया, उसको क्या बोलते हैं? जियोफिजिकल। याद रखिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा। जियोफिजिकल मतलब क्या? अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन आ गया, सुनामी आ गया, हरिकेन्स आ गया, उसको क्या बोलते हैं? जियोफिजिकल। जियोफिजिकल। हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब क्या है? फ्लड, लैंडस्लाइड्स और एडवांसलेस। फ्लड आ गया या लैंडस्लाइड आ गया, ये सब किसका एग्जांपल है? हाइड्रोलॉजिकल का। नेचुरल डिजास्टर का 4 टाइप्स होता है, जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। जियोफिजिकल मतलब भाई सुनामी आ गया, स्टॉर्म आ गया, हरिकेन्स आ गया। हाइड्रोलॉजिकल मतलब फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड आ गया। क्लाइमेटोलॉजिकल मतलब ड्राउट्स आ गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गया, वाइल्ड फायर्स हो गया। इसके बाद सर अरे बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया सर? पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया या एपिडेमिक्स आ गया, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे बायोलॉजिकल। नेचुरल डिजास्टर के कितने टाइप्स बताओ? नेचुरल डिजास्टर के कितने टाइप्स होते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नेचुरल डिजास्टर के कितने टाइप्स होते हैं? बोलो बोलो बोलो, प्लीज 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 पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीबॉडी। प्लीज लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? लाइक करो, लाइक करो। जोश क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हारा जोश का? क्या हो गया? ठंडा क्यों पड़ गया? लाइक करो ना। डिजास्टर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर का कितना टाइप्स? जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी,
हाइड्रोलॉजिकल मतलब फ्लड लैंडस्लाइड्स, क्लाइमेटोलॉजिकल मतलब ड्रॉट्स आ गया, वाइल्ड फायर्स आ गया। इसके बाद अरे बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, ठीक है। इसके बाद मैन मेड डिजास्टर, जो आप करते हो, हम करते हो, ये पूरा दुनिया करता है, जो इंसान करते हैं, जो जो डिजास्टर इंसान फैलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर यहाँ पे तीन चीजों की वजह से होती है भैया। एक होती है वो टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, यानी अगर कोई केमिकल वेमिकल स्पिल्स विल्स हो गया उस पे होता है। एक होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक होता है सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है। ये क्या है, ये मैन मेड मतलब कि डिजास्टर ऐसा, ठीक है। अब बात करेंगे फ्लड्स का। फ्लड्स क्या होता है, फ्लड्स क्या होता है, फ्लड्स मतलब बाढ़, फ्लड्स मतलब बाढ़। आपके आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास कभी पानी वानी जमा है, आपके घर के आसपास कभी पानी वानी जमा है, रेनफॉल की वजह से कभी घर के आसपास कभी क्या पानी वानी जमा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड। तो फ्लड क्या है, फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है दैट ऑकर्स, दैट वाटर इनएडिट्स लैंड्स एंड टिपिकली डाई। जो लैंड एकदम सूखा है, उस लैंड में अचानक से पानी आ जाए और पानी भर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड। दे कैन रिजल्ट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग हेवी रेनफॉल। मान लीजिए बहुत ज्यादा वर्षा हुआ, उसकी वजह से फ्लड आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है। फ्लड मतलब क्या हो गया, फ्लड मतलब हो गया बाढ़। अचानक से आपके घर के सामने इतना सारा पानी जम गया है, इतना सारा पानी जम गया है, स्नो है या आइस है या वाटर है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, फ्लड, ठीक है। फ्लड का भी बहुत सारा टाइप है। रिवर फ्लड, रिवर फ्लड मतलब रिवर का जो पानी है वो बाहर आ गया, रिवर का जो पानी है वो बाहर आके पूरा फ्लड मचा दिया, पूरा मतलब एकदम। फ्लैश फ्लड आता है, फ्लैश फ्लड अचानक से आ जाता है, अचानक से हेवी रेनफॉल की वजह से जो फ्लड आता है, जो बाढ़ आता है अचानक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड किसको बोलते हैं, जो अचानक से आता है। कोस्टल फ्लड, कोस्टल फ्लड किसको बोलते हैं, जो कोस्टल एरियाज में ज्यादा होता है, हाई टाइड्स की वजह से, हाई टाइड्स की वजह से होता है, सुनामी की वजह से होता है। सुनामी की वजह से जो फ्लड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल फ्लड्स। और एक होता है अर्बन फ्लड, जो कि आपके एरिया में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आपका एरिया एकदम बकवास वाला एरिया है, फिर जो फ्लड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्बन फ्लड, ऑकर इन द अर्बन एरिया से। आपका एरिया से एकदम बकवास वाला एरिया है, अगर मान लो जहां पे कोई भी सिस्टम नहीं है ड्रेनेज वाला, जहां पे ड्रेन नहीं है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑफ कोर्स जम जाएगा पानी, ठीक है। फ्लड की वजह से क्या होता है, फ्लड की वजह से बहुत लोगों की जाने जाती है, बहुत लोग खो जाते हैं और बहुत लोगों को इंजरीज होती है। इसके बाद अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड रैपिड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अचानक से अर्थ का जो सरफेस है वो हिलने लगेगा, अचानक से अर्थ का जो सरफेस है वो हिलने लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड रैपिड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सडन एंड रैपिड, अचानक से, सडन मतलब अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, रैपिड शेक करने लगेगा पूरा अर्थ का सरफेस, उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड रैपिड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीनेथ फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए, अरे छोटा छोटा करके लिखना है, छोटा छोटा करके लिखना है, अपने से बना बना के लिखना है, छोटा छोटा करके लिखना है, अपने से बना बना के लिखना है, सिंपल सा बात है। बात करते हैं साइक्लोन का। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन, साइक्लोन ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। आर द सर्कुलर स्टॉर्म्स, मतलब एकदम घूम घूम के आता है ना, घूमर 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 घूमर। अरे एक तूफान आता है ना एकदम साइक्लोन वे में, एकदम घूम घूम के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन। साइक्लोन ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ऑल्सो इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्यों होता है, ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, ये हाई विंड्स की वजह से होता है, और जब ज्यादा बारिश होती है, जब ज्यादा वर्षा होती है, जब हेवी रेन होता है, तब जाके साइक्लोन आता है। साइक्लोन मतलब एकदम घुमक्कर दे रहा है, घुमक्कर चक्री मार रहा है और वहां से भाई तूफान ला दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन। साइक्लोन क्यों होता है सर, हेवी रेनफॉल की वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से होता है। जब हवा ज्यादा बहती है फिर साइक्लोन आता है, जब हेवी रेनफॉल होता है फिर साइक्लोन आता है, ठीक है। जब हवा ज्यादा बहती है, हाई विंड्स होता है, हेवी रेन होता है या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस सर्कमस्टेंसेस में क्या आता है, साइक्लोन आता है। आगे प्लीज एक बार लाइक कर दो, प्लीज एक बार लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। सुनामी, सुनामी क्या होता है, सुनामी, ए सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव जनरेटेड बाय द सडन पीसफुल डिस्टर्बेंस सच एज अंडर वाटर अर्थक्वेक। वाटर के अंदर, यहाँ पे वाटर है, वाटर के अंदर अगर अर्थक्वेक हो गया, वाटर के अंदर अगर अर्थक्वेक हो गया तो मतलब कि सुनामी आ जाएगा, ठीक है। वाटर के अंदर अगर अर्थक्वेक हो गया, या मान लो कि
लैंडस्लाइड हो गया, या मान लो कि कुछ भी, फिर क्या आएगा? सुनामी आएगा। सुनामी आएगा। सुनामी मतलब सीधा ऐसे मारेगा पूरा सुनामी। अचानक से ओशन का वेव्स जो है वो जनरेट होता है। अचानक से वो जो पानी का जो लहर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है? सुनामी आता है। सुनामी आता है, ठीक है। ये है पानी, अचानक से ऐसे गया, पड़ा। चलो, ए सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशन वेव्स जनरेटेड बाय द सडन, मतलब कि पावरफुल। ये क्यों होता है? ये होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से। जब अंडर वाटर अर्थक्वेक हो जाता है, या तो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, या तो लैंडस्लाइड हो जाता है, फिर क्या आता है सर? फिर आता है सुनामी। फिर क्या आता है? फिर आता है सुनामी। दीस वेव्स ट्रैवल एट हाई स्पीड से, ये बहुत हाई स्पीड में चलता है, ये बहुत हाई स्पीड में चलता है, ये बहुत हाई स्पीड में चलता है अक्रॉस द ओशन एंड कॉज मैसिव फ्लोडिंग एंड डिस्ट्रक्शन। पूरा एकदम बर्बाद कर देता है, पूरा एकदम तबाह कर देता है, एकदम पगला कर देता है सुनामी जब आता है तब, ठीक है। एकदम मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन, मैसिव डिस्ट्रक्शन। एकदम हाई स्पीड का वेव है ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा अंडर वाटर अर्थक्वेक है। ये एक वॉल्केनिक इरप्शन क्रिएट करता है, लैंडस्लाइड क्रिएट करता है, और ये हाई स्पीड में चलता है। ये जो एक सुनामी है ना, ये जो हाई स्पीड में चलता है, ठीक है, और ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, ये पूरा का पूरा एरिया का डिस्ट्रक्शन कर देता है। इसके बाद पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब सीधा सा बात है, एक एरिया का पूरा जब रॉक सॉइल जब वो मतलब कि मूव हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। एक एरिया का जब रॉक सॉइल मूव हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। ए लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक सॉइल एंड द डेब्रिस। मतलब एक एरिया का जब सरफेस, जब लैंड वो टूट जाता है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, हेवी रेन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। बहुत सारा रास्ता में देखोगे ना, रास्ता उससे टूटा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स है। दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ हेवी रेन, अर्थक्वेक, या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है, हेवी रेन की वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है। लैंडस्लाइड्स मतलब क्या होता है? लैंडस्लाइड्स मतलब जब रॉक सॉइल और भी जो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो सारे मूव कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं अपने अपने एरिया से, जो मूव कर जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर मतलब कौन? हमने, तुमने, इस दुनिया ने, ह्यूमंस के एक्शन की वजह से अगर कुछ डिजास्टर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनमेड डिजास्टर। ह्यूमंस के एक्शन की वजह से अगर कुछ डिजास्टर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनमेड डिजास्टर। जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि केमिकल स्पिल्स हो गया, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, केमिकल स्पिल्स हो गया, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, ये सब सारे एक्सीडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर। आइए एक एक करके आप शॉर्ट में समझ लेते हैं। शॉर्ट में आप केस स्टडी समझ लेते हैं। शॉर्ट में अब भाई केस स्टडी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर मिनामाता डिजास्टर। मिनामाता डिजास्टर यहां पे ये हुआ था कि जापान में क्या हुआ था? जापान में एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री का नाम था केमिकल फैक्ट्री। उस फैक्ट्री से क्या हुआ था कि मर्क्यूरी बोल के जो गैस है ना, वो मर्क्यूरी रिलीज हो गया था। मिनामाता डिजास्टर के बारे में सिखा रहे हैं, सुनिए। जापान में क्या हुआ था कि मर्क्यूरी रिलीज हो गया था एक केमिकल फैक्ट्री से। एक केमिकल फैक्ट्री से मर्क्यूरी रिलीज हो गया था। उसके रिलीज हो जाने के बाद वो वाटर में मिल गया, और वाटर में मिल गया तो उसको फिश ने खा लिया। उस वाटर को फिश अपने अंदर ले लिया, और जो लोग भी फिश को खाए वो लोग या तो मर गए, या तो इंजर्ड हो गए, या तो हैंडीकैप हो गए, या तो डिसेबल हो गए। या तो मर गए, या तो इंजर्ड हो गए, या तो हैंडीकैप हो गए, या तो डिसेबल हो गए। सिंपल सी बात है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनामाता केस स्टडी। मिनामाता केस स्टडी। सिंपल सी बात है। ये कहां पे हुआ था? ये मिनामाता में हुआ था। ये 90s 50s या 60s में हुआ था। बे ऑफ मतलब कि 50s से 60s के बीच में हुआ था। 1950 और 1960 के बीच में हुआ था। कहां पे हुआ था? मिनामाता में हुआ था। मिनामाता बे, जापान। यहां पे क्या हुआ था कि मर्क्यूरी गैस था। सुनो, मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी वाटर में जाके मिल गया, और वाटर को खा लिया फिश। और फिश को जो खाने वाले थे, जिन्होंने भी वो उस फिश को खाया, वो या तो मर गए, या तो इंजर हो गए, या तो उनको कुछ बीमारी हो गई। सिंपल सी बात है। ये पूरा का पूरा केस स्टडी बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद सुनो, भोपाल गैस डिजास्टर, जो कि भोपाल में हुआ था। भोपाल गैस डिजास्टर कब हुआ था बताओ? भोपाल गैस डिजास्टर कब हुआ था बताओ? जल्दी जल्दी बताओ। कौन से डेट में भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था? कौन सा डेट में भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ था ये बताओ कि भोपाल गैस डिजास्टर कब हुआ था? अरे दिसंबर 3 में हुआ था, दिसंबर 3 1984। बोले पूछे बता नहीं रहे हो तुम लोग। दिसंबर 3 1984 में हुआ था। ये वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट केस था। इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो हुआ था वो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था। भोपाल गैस इज वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन हिस्ट्री। जहां पे क्या हुआ था, जहां पे एक पेस्टिसाइड प्लांट था जिसको ऑपरेट कर रहा था यूनियन कार्बाइड, वो एक टॉक्सिक गैस रिलीज कर दिया, मिथाइल। वो एक टॉक्सिक गैस रिलीज कर दिया। सुनो, एक पेस्टिसाइड प्लांट था, उस पेस्टिसाइड प्लांट को ऑपरेट कौन कर रहा था? यूनियन कार्बाइड, जो एक टॉक्सिक गैस रिलीज कर दिया एयर में। और उसके रिलीज होने के बाद बहुत लोग मर गए। उसके रिलीज होने के बाद 2000 लोग करीब करीब मर गए। 2000 लोग करीब करीब मर गए और बहुत लोगों को रेस्पिरेटरी, सांस लेने में इशू हो रहा था, सांस लेने में इशू हो रहा था। आई डैमेज भी हो गया, आई डैमेज भी हो गया, ठीक है। और ये क्यों हुआ? ये क्योंकि वहां पे सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया गया था। वो फैक्ट्री में सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया गया था। इक्विपमेंट फेलियर, वहां पे जो मशीन वसीन था वो भी फेल हो गया था। इक्विपमेंट फेलियर, वो भी काम करना बंद कर दिया था। और ह्यूमन एरर तो था ही यहाँ पे ह्यूमन एरर तो था ही। और ये गैस जो है ये पूरा का पूरा सिटी में स्प्रेड कर गया। ये क्या था? भोपाल गैस मतलब कि डिजास्टर, ठीक है। तो भोपाल गैस डिजास्टर क्या था? दिसंबर 3 1984 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? अरे पेस्टिसाइड प्लांट में यूनियन कार्बाइड जिसको ऑपरेट कर रहा था, जो ऑपरेट कर रहा था, वो एक टॉक्सिक गैस रिलीज कर दिया जिसका नाम था मिथल। उसको एयर में रिलीज कर दिया। और ये क्यों हुआ था? सेफ्टी मेजर्स की वजह से, इक्विपमेंट फेलियर की वजह से और ह्यूमन एरर की वजह से। इसकी वजह से हजारों लोग मर गए। इसकी वजह से करीब करीब 2000 लोग मर गए। करीब करीब 2000 लोग मर गए और बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज आने लगी, आई डैमेज होने लगा, ठीक है। इस डिजास्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? भोपाल गैस डिजास्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे सर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर यहाँ पे क्या हुआ था? ये कब हुआ था? मार्च 11 2011 को। एमसीक्यू में पूछेगा भाई, एमसीक्यू में पूछेगा फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर ये कब हुआ था? मार्च 11 2011। मार्च 11 2011। मार्च 11 2011 जब मैसिव अर्थक्वेक हुआ था और बहुत सुनामी भी हुआ था। जब अर्थक्वेक और सुनामी ने जापान को स्ट्रक कर लिया। जापान में हुआ था ये, ठीक है। जब अर्थक्वेक और सुनामी जापान में आया था, और ये जो नेचुरल डिजास्टर था, ये जो अर्थक्वेक और सुनामी था, ये डैमेज कर दिया फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ये डैमेज कर दिया फुकुशिमा न्यूक्लियर डाइची मतलब कि प्लांट को, ठीक है। इसे क्या हो गया? इसे ना वो लोग इसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज करने लगा। इसे वो जो प्लांट है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज करने लगा। इसके वजह से उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया। इसके वजह से बहुत लोग मारे गए। और ये जो गैस था ये पूरा का पूरा एयर में फैल गया, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था ये पूरा एयर का में फैल गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो लोग भी आसपास रहते थे उनको बहुत सारा डैमेज हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, इन्वायरमेंट में भी डैमेज हुआ। इस वजह से हुआ क्या था? सुनो, मार्च 11 2011 को अर्थक्वेक और सुनामी आया था। वो आया था जापान में, ठीक है। जापान में आया था। ये जो नेचुरल डिजास्टर था, ये नेचुरल डिजास्टर ने क्या किया? ये डैमेज कर दिया फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को। और जिसको डैमेज करने के बाद वो बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज करने लगा। उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। और वो अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल एयर और ओशन में रिलीज करने लगा। द डिजास्टर लेड टू विस्प्रेड इवैक्यूएशंस ऑफ पीपल्स लिविंग नियर बाय, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज एंड मेजर चेंजेस इन द न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो बहुत सारा चेंजेस अब करना पड़ा। ये जो इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से जो लोग आसपास रहते थे, जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, वो बहुत ज्यादा खतरा, ठीक है। अब पढ़ेंगे केदारनाथ फ्लड्स के बारे में। केदारनाथ फ्लड्स कब हुआ था? जून मतलब कि 2019 में। जून 2013 में हुआ था। जून 2013, ठीक है। जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी केदारनाथ में, बहुत ज्यादा बारिश, हेवी रेनफॉल कॉज्ड द मंदाकिनी रिवर टू ओवरफ्लो। मंदाकिनी रिवर जो था वो ओवरफ्लो कर गया था। और उसके ओवरफ्लो करने के बाद बहुत सारा घर, बारी, गाड़ी सब एकदम धंस गया। इनफैक्ट वो जो टेम्पल था, वो जो केदारनाथ टेम्पल था, वहां पे भी एकदम पानी वानी जम गया है।
होम्स, रोड, पूरा वो जो केदारनाथ फ्लड्स था, इसलिए केदारनाथ यहाँ पे देखिएगा पूरा साल खुला नहीं रहता है। केदारनाथ में जो बाढ़ आया था वो बहुत बड़ा बाढ़ आया था। इसमें क्या हुआ था कि होम्स, रोड, फेमस केदारनाथ टेम्पल को भी बहा के लेके चला गया था। ये जो बाढ़ आया था, ये ऐसा बाढ़ आया था कि होम्स, रोड, फेमस केदारनाथ टेम्पल्स को भी बहा के लेके चला गया था। बहुत सारा लोग अपना जिंदगी खो बैठे, बहुत सारा लोग खो गए, बहुत सारा लोग डिस्प्लेस हो गए, खो ही गए पूरा उस बाढ़ में। ठीक है, तो इससे ये पता चला गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को माउंटेन एरियाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को माउंटेन एरियाज पे ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केदारनाथ फ्लड्स है। कोविड-19, इसके बारे में तो आप लोग को समझाने का कोई जरूरत ही नहीं है। कोविड-19 कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में स्टार्ट हुआ था, वुहान चाइना में स्टार्ट हुआ था। इसकी वजह से ये ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बना दिया, ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस इसको बोलते हैं हम लोग, कोविड-19 को। ये क्या कर दिया, मतलब कि इसके बाद लॉकडाउन लगा, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा, हम लोग कहीं पे जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन लग गया था, अपने घर में बंद थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, सैनिटाइजेशन का पालन कर रहे थे। बहुत तेजी से वायरस जो है वो स्प्रेड कर रहा था, और हॉस्पिटल जो था वो बहुत ज्यादा प्रेशर, अपने वर्ड में बना के लिख दीजिए, हॉस्पिटल जो था वो बहुत प्रेशर झेल रहा था, और हम लोग के पास शॉर्टेज था मेडिकल सप्लाई और इक्विपमेंट का। बहुत सारा जॉब लॉस भी हुआ यहाँ पे, इकोनॉमिक, ठीक है, बहुत सारा जॉब लॉस भी हुआ और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स भी हुआ यहाँ पे। ठीक है, वैक्सीन बाद में बना और वैक्सीन को उस पेस में दिया गया, तब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ। हमारे इंडिया में जो वैक्सीन बने और वैक्सीन को उस स्पीड में, उस पेस में दिया गया, तब जाके सब कुछ ठीक हुआ। ये क्या है, कोविड-19। इसके बाद देखिए, इसके बाद साइक्लोन आइलिया, ये कब आया था? ये स्ट्रक किया था सर, ये बांग्लादेश को स्ट्रक किया था सर। ठीक है, इन मई वो, अरे ये जो साइक्लोन आया था, ये आया था वो 2009 में। So cyclone Ailia was a powerful tropical cyclone that struck Bangladesh and eastern India in May 2009. It formed the Bay of Bengal and made landfall on May 25, bringing heavy rain, strong winds and storm surges. तो सिंपल सा बात है, साइक्लोन आइलिया की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रेन होने लगा। बहुत ज्यादा हवा बहने लगी, उसके वजह से ये आइलिया आया था। ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या हुआ, इसकी वजह से विलेजेस या जो होम्स थे या जो क्रॉप्स थे वो सब चीज डिस्ट्रॉय हो गए। जो गांव के जो घर थे, अरे बांग्लादेश के जो गांव के जो घर थे वो तो सब कुछ बर्बाद हुआ ही। इसके साथ साथ बहुत सारा झोपड़ी भी रहता है, वो सब चीज भी बर्बाद हो गया, और बहुत सारा क्रॉप्स को भी डिस्प्लेस कर दिया, बहुत सारा क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और बहुत सारा लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए, यानी कि खो गए। ये जो साइक्लोन था इसकी वजह से बहुत सारे लोग खो गए, मिले नहीं वापस। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा, हम लोग किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है आपको, क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेस एंड एक्शंस टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। अरे डिजास्टर आने वाला है तो डिजास्टर के लिए आप प्लान करो, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करो, कोऑर्डिनेट करो, रिसोर्सेस को जमाओ, बढ़िया तरीके से प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, कोऑर्डिनेट करो रिसोर्सेस को, और उस तरीके का एक्शंस लो जिससे वो डिजास्टर रुक जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग and coordinating resources and actions to effectively respond and to recover from disaster। ठीक है, जिससे हम लोग अपने आप को बचा सके। अगर डिजास्टर आ रहा है तो उसके लिए तुमको प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सारे के सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करो, कोऑर्डिनेट करो, अरे लोगों को समझाओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसका स्टेप्स क्या रहता है। सबसे पहला स्टेप्स रहता है इसका प्रिपेयर्डनेस। सबसे पहले प्रिपेयर करो, प्लान्स बनाओ कि किस तरीके से डिजास्टर को, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी आने वाला है, किस तरीके से रोकोगे उसको। सबसे पहले क्या करो, प्लान बनाओ। डेवलपिंग प्लान, ट्रेनिंग एंड सेटिंग अप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स टू एंटिसिपेट एंड रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर। सबसे पहले प्लान बनाओ, सबसे पहले प्रिपेयर कराओ, प्रिपेयर करो। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्स, इमरजेंसी, जितने भी अपने देश में इमरजेंसी सर्विस है, इमीडिएट असिस्टेंस है, उसका हेल्प लो।
ठीक है, उसका हेल्प लो। इसका मतलब अरे मोबिलाइजिंग इमरजेंसी सर्विसेज, इमीडिएट असिस्टेंस लो, हेल्प लो, सबका हेल्प लो। किसी भी तरीके से ये डिजास्टर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं बताइए? तो रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्स। इसके बाद रिकवरी, रिकवरी मतलब हमेशा अफेक्टेड एरियाज के लिए कुछ कुछ बनाओ, रीबिल्ड करो। वो सपोर्टिंग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड इवेलुएटिंग द रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल्स फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। मतलब सीधा सा बात है कि डिजास्टर आने वाला है तो उसके लिए कुछ कुछ रिसोर्सेज का प्लान करो, रिकवरी का प्लान करो, इफेक्टेड एरियाज को रिस्टोर करो। और मिटिगेशन मतलब फ्यूचर में जो डिजास्टर आने वाला है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम कर दो। कुछ ऐसा काम करो कि फ्यूचर में जो डिजास्टर आने वाला है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम करो। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, किस तरीके से हम लोग अब इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे। सबसे पहले तो प्रिपेयर करो कि डिजास्टर ना आए, और डिजास्टर आए तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उससे लड़ पाए। उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज का, जैसे पुलिस, हेल्प लो। इसके बाद रिकवरी अगर हो भी गया डिजास्टर तो उसको रिकवर करो, वापस से सही बनाने की कोशिश करो। और इसके बाद क्या आता है? मिटिगेशन मतलब सिंपल सा बात है, फ्यूचर में ऐसा चीज अगर हो तो उसके लिए हमारे पास बेटर प्लान्स हो, उसके बारे में तुम सोचो। ठीक है, अब लास्ट है डिजास्टर वार्निंग सिग्नल्स। चलिए, अब लास्ट टॉपिक क्या है? डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें पहले होता है डिटेक्शन। इसमें पहले आप डिटेक्ट करते हो कि डिजास्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुनामी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप पहले क्या करते हो भैया? डिटेक्ट करते हैं इसमें, डिटेक्ट करते हो आप इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कम्युनिकेशन मतलब लोगों को वार्निंग दो, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कम्युनिकेशन करो, वार्निंग दो कि क्या कुछ हुआ है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन मतलब अरे रूल्स बनाओ, प्रोसीड्योर बनाओ, जिससे इमरजेंसी सर्विसेज और गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो आपकी हेल्प करें। ठीक है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो आप डिजास्टर जो आने वाला है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करो कि डिजास्टर आएगा। इसके बाद कम्युनिकेट करो, अरे पब्लिक को बताओ कि सावधान हो जावे, आस्ते होबे, अरे तूफान आने वाला है। इसके बाद कोऑर्डिनेट करो, अरे पुलिस, लॉ, सबके साथ मिलो और सबके साथ कोऑर्डिनेट करो। इसके बाद भैया अवेयर करो पब्लिक को, एजुकेटिंग पीपल ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वार्निंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल डिजास्टर। एजुकेट करो लोगों को कि किस तरीके से वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। क्लियर है? चलिए अब 3 चलते हैं, अब चैप्टर नंबर 3 चलते हैं। ये भी हमारा खत्म हो गया, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर का प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना रिसोर्सेस और सही तरीके से इफेक्टिवली काम करना, जिससे डिजास्टर को हम लोग मतलब कि डिजास्टर से हम लोग बच पाए। ठीक है, और डिजास्टर वार्निंग सिग्नल मतलब अगर डिजास्टर आ गया तो क्या क्या स्टेप्स लेना है, वो वार्निंग मतलब के सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अब हम लोग आपको पढ़ाएंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3। अब आइए फटाफट से 15 मिनट के अंदर यूनिट नंबर 3 को खत्म कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 को खत्म कर लेंगे और यूनिट नंबर 2 आप लोग वन शॉट में से देख लेना। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है वो वन शॉट में से देख लेना। यूनिट नंबर 3 मेरे को रिवीजन कंप्लीट कराने दो फटाफट से। सबसे पहले बताइए ह्यूमन मतलब कि पॉपुलेशन क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन उसको बोलते हैं अगर एक पीपल एक स्पेसिफिक एरिया में रहता है, जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया या एंटायर वर्ल्ड हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ जो पॉपुलेशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे सिटी में या कंट्री में या एंटायर वर्ल्ड में जितना भी पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। इट एनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग पॉपुलेशन, जैसे कि बहुत सारे एस्पेक्ट से बात करते हैं, जैसे साइज से, डेंसिटी से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ग्रोथ रेट से। और भाई सुनो, ह्यूमन पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अंडरस्टैंड करोगे, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में समझोगे, फिर तुम रिसोर्सेज के बारे में प्लान कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्लान कर पाओगे एंड सर्विसेज के बारे में प्लान कर पाओगे, और उसके जो चैलेंजेस है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसको पूरा बढ़िया तरीके से एड्रेस कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे ओवर पॉपुलेशन। जब एक स्पेसिफिक एरिया में हद से ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, हद से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, मान लो वहां पे कैपेसिटी है 30 लोगों का, लेकिन वहां पे कैपेसिटी है 30 लोगों का, एक मिनट, वहां पे मान लो कैपेसिटी है 30 लोगों का, लेकिन वहां पे 50 लोग रह रहे हैं, उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन।
एक पर्टिकुलर एरिया में जब कैपेसिटी से बाहर वाले लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन जैसे कि हो गया फूड, हो गया वाटर, हो गया शेल्टर, हो गया हेल्थ केयर, हो गया। फिर इन सब चीजों का बंटवारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर लोग बेसिक नीड्स के लिए तरसते हैं। ओवर पॉपुलेशन वो सिचुएशन है जब एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा ही कैपेसिटी का लोग रहने लगा है, ठीक है। अंडर पॉल्यूशन, it refers to the situation where the number of people or a particular area is too low to fully utilize the available resources। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, अगर एक स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ पीपल बहुत ही ज्यादा कम रहेगा फिर क्या हो जाएगा? अंडर पॉपुलेशन। फिर क्या हो जाएगा? अंडर पॉपुलेशन। जब एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल बहुत कम रह जाएगा फिर उसको क्या बोलेंगे? अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन, अगर एक एरिया में 30 आदमी का रिक्वायरमेंट है, अगर एक एरिया में 30 आदमी का रिक्वायरमेंट है लेकिन वहां पे रह रहा है 10 आदमी, यानी पूरा का पूरा रिसोर्सेस यूज नहीं हो रहा है वहां पे, उस सर्कमस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर पॉपुलेशन। इसके बाद कॉजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये बताओ ह्यूमन पॉपुलेशन होता क्यों है? हाई बर्थ रेट के कारण। बर्थ रेट जब हाई हो जाता है तब होता है। डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट, मतलब मरने का रेट कम गया, अब इंसान यहाँ पे कम मरेंगे तो क्या होगा? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा ही, सिंपल सा बात है। कल्चरल, अरे कल्चर्स की वजह से बहुत सारे फैमिलीज में होते हैं ना कि बड़ा फैमिली चाहिए, 5 बच्चा 10 बच्चा पैदा करो। अरे कल्चरल की वजह से, कल्चरल रीजन की वजह से, कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजन की वजह से भी ऐसा होता है। इसके बाद अर्ली मैरिज, बहुत लोगों के बहुत जल्दी शादी हो जाते हैं इस वजह से भी। लैक ऑफ एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी। मान लो किसी के बहुत ज्यादा असेट्स है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा पैसा है, अब वो इंसान क्या चाहेगा कि मेरा 4 बच्चा हो, 6 बच्चा हो, 7 बच्चा हो, तभी तो ये सारा पैसा हम बढ़िया तरीके से बांट पाए। क्लियर है? इंपैक्ट क्या आता है? ये पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या क्या इंपैक्ट आता है एनवायरनमेंट पे? हैबिटेट लॉस, इससे क्या होता है? इससे हमारा जो इकोसिस्टम है उसका पूरा लॉस होता है, उसका पूरा डिस्ट्रक्शन होता है। हैबिटेट लॉस। इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे? सबसे पहला हैबिटेट लॉस, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, और भाई एकदम 11:30 आ जाना, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? 11:30 आ जाना, एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद लॉस ऑफ, इसके बाद क्या आता है सर? सॉइल भी डिग्रेड हो जाता है ना, सॉइल भी डिग्रेड हो जाता है। इसके बाद सर अरे पॉल्यूशन भी होता है, इससे पॉल्यूशन भी होता है, एनवायरनमेंट पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तुम्हारे देश में अगर आबादी ज्यादा है तो पॉल्यूशन पे मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, अरे एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हैबिटेट लॉस हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज के बाद सॉइल मतलब कि डिग्रेडेशन, सॉइल का क्वालिटी एकदम मतलब कि रिड्यूस होता रहेगा। और सिंपल सा बात है भाई, अरे पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स धीरे धीरे कमता रहेगा। वाटर स्केर्सिटी, वाटर का अभाव हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले एयर क्वालिटी। मान लो कि व्हीकल से या इंडस्ट्री से या कोई दूसरे सोर्सेज से हवा निकल रही है, उससे क्या होता है? एयर का क्वालिटी खराब होता है। इससे क्या होता है? ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद वाटर क्वालिटी, वाटर पर भी इंपैक्ट पड़ता है। बहुत सारा डिजीजेस जो होता है वो वाटर के कारण होता है, जैसे कि गैस का डिजीज, इन्फेक्शन या अदर हेल्थ इशूज। क्लाइमेट चेंज भी जो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लाइमेट चेंज भी जो होता है वो ओवर पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। और मतलब कि ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। इसके बाद नॉइस पोल्यूशन, इसके बाद क्या है? नेचुरल डिजास्टर, ठीक है? ये सब सारे चीज आते हैं। अब बात करते हैं रीसेटलमेंट और रिहैबिटेशन मतलब क्या होता है? रीसेटलमेंट का मतलब क्या होता है? रीसेटलमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को ओरिजिनल लोकेशन से एक न्यू एरिया में शिफ्ट करना। ओरिजिनल लोकेशन से, मान लो कि तुम रहते हो, मान लो सॉल्ट लेक में रहते हो और तुमको शिफ्ट कर दिया गया है रास बिहारी में। क्यों? क्योंकि सॉल्ट लेक में कुछ एक प्रोजेक्ट होने वाला है। सॉल्ट लेक में मान लो रेलवे स्टेशन बनने वाला है, तो सॉल्ट लेक में तुम रहते थे लेकिन गवर्नमेंट ने तुमको शिफ्ट कर दिया है कोई दूसरा एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट मतलब क्या? इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज को अपने ओरिजिनल लोकेशन से न्यू एरिया में शिफ्ट कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीसेटलमेंट है। रिहैबिटेशन देखिए, रिहैबिटेशन फोकस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल और कम्युनिटी। मतलब रिहैबिटेशन मतलब क्या? एक कम्युनिटी को जो तुम शिफ्ट किए हो, एक कम्युनिटी, एक समाज को जो तुम शिफ्ट किए हो,
सॉल्ट लेक से रासबिहारी में जो शिफ्ट किए हो तो उसको ये एश्योर करो कि वो रासबिहारी में सेफ है, सही से रह रहा है या नहीं रह रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या नहीं है, वहां पे ये देखो, वहां पे पूरा मॉनिटरिंग करो, क्या उसको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन आदमियों को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन फोकसेस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज इन एडजस्टिंग टू देयर न्यू एनवायरनमेंट एंड रिस्टोरिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो आगे आगे देखिए। आगे ये सब चीज के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब चीज के बारे में आप लोग वन शॉट से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को जानना रहेगा तो ये सब चीज के बारे में आप लोग वन शॉट से कर लीजिएगा। यूनिट नंबर जो 3 है, यूनिट नंबर 3 का आधा से आप लोग वन शॉट देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, या अब हम लोग जो है एमसीक्यू मैराथन के लिए मिलेंगे। ये जो बिश्नोई मूवमेंट है, चिपकू मूवमेंट है, ये सब ना आप कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, अब आप 11:30 बजे मिलिएगा। अब आप 11:30 बजे मिलिएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। 11:30 बजे मिलिएगा। 11:30 बजे हमारा एमसीक्यू सेशन रहेगा। 11:30 बजे हमारा क्या रहेगा बेटा, एमसीक्यू सेशन रहेगा। फटाफट से जाइए और फटाफट से ये सब कवर कीजिए और 11:30 बजे वापस आ जाइए। खाना पीना खा के 11:30 बजे वापस आ जाइए। पूरा रात एमसीक्यू सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। ये यूनिट नंबर जो 3 था, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, सॉरी यूनिट नंबर 3 का आधा से और यूनिट नंबर 2 जो है वो आप लोग कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, वन शॉट से कर लीजिएगा। वन शॉट वीडियोस तो रिकॉर्डेड है ना, वन शॉट वीडियो जो भी चैप्टर में परेशानी आई, दिक्कत आई, उससे वन शॉट वीडियो से कर लेना। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जाम्स।